पूर्णा किसकी सहायक नदी है? तो एटलस आप लोग को देख लेना है, ठीक है। किसका? नहीं, पंचगंगा और दूधगंगा ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इसीलिए आप लोग फिर बाद में बोलेंगे ना कि पढ़ाया नहीं गया था, जबकि हमने टास्क दिया था। क्यों? इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि वो किसकी सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी किसकी नदी है ना। अब जैसे पंचगंगा, इन सबको आप लिख लीजिए, कम से कम घर जाकर के होमवर्क कर लेंगे। पंचगंगा, सिर्फ यही देखना है कि वो किस नदी की सहायक नदी है, किस नदी की सहायक नदी है। इतना ही सवाल बीपीएससी में पूछा है, ओरिजिन वगैरह नहीं पूछा जाएगा, किसकी सहायक नदी है। तो पंचगंगा का देख लेंगे आप लोग, दूधगंगा का। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? इंद्रावती भी लिख लेंगे, इंद्रावती, ठीक है। उसके बाद पूर्णा, उसके बाद पेनगंगा, पेनगंगा, वेनगंगा, ठीक है। इन सब नदियों को आप जरूर से देख लेंगे, या आप इसको ब्रैकेट में ऐसे कर लें, कृष्णा और गोदावरी, कृष्णा प्लस गोदावरी। इन दोनों नदियों की सहायक नदियों के बारे में आपको जानते रहना है, ठीक है। बीपीएससी या जो बिहार टीआरई है, फोर 4.0, इन सब के लिए ये सब नदी इंपॉर्टेंस रहेगी, ठीक है। ये 4.0 है या ओ है? ये कहां से कॉन्सेप्ट आ गया? दोनों सही है, जीरो भी ओ भी। हुआ क्या, हुआ क्या ना कि जीरो कहने में थोड़ा प्रेशर लग रहा है, जीरो कहने में थोड़ा प्रेशर लग रहा है, तो जीरो ओ कहा जाने लगा, ओ, यानी कि एक वर्ड उच्चारण में बच गया। समझ पा रहे हैं? तो अब ये 4.0 से 4.0 पे हम लोग आ गए। जैसे जीरो, दो शब्द बोला जा रहा है ना। अब होगा, जैसे आप लोग बिहार सरकार में जाएंगे ना, तो बिहार की जो कृषि है, उसकी जो नई पॉलिसी है, वो 4 पॉइंट, अब बोला जाएगा ओ ही। आप लोग सेलेक्ट हो जाइएगा तो 5.0 हो जाएगा। इससे पहले 1.0 था, लेकिन बोलने में एक शब्द अब ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा, है ना। ये सब नया कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो कैसे फिल्म से वेब सीरीज आ गया, वेब सीरीज से रील आ गया, ठीक वैसे ही है। हाँ, इसका नेक्स्ट वर्जन में दे दिया जाता है, नेक्स्ट वर्जन में, लेकिन दे देने से थोड़ा ठीक रहता है। इन दोनों के बीच का है तो इन दोनों में एडजस्ट हो जाएगा, समझ गए, इसीलिए दे दिया था। 1,86,000 है ना वैकेंसी टीचर वाले में। हाँ, इसके बाद नहीं आएगा तो वो हमारा मुद्दा थोड़े है ना, वो सरकार का मुद्दा है। तो भारत की जलवायु, हाँ, दूधी तवा। तो भूलने के लिए प्रैक्टिस कीजिएगा, अभ्यास होता है ना। कल आप लोग बना रहे थे एमसीक्यूज रात वाला 7 बजे वाला, कितना सही किए थे? सब सही हो गया था ना, गलत कितना हुआ? वो सब गलत हुआ होगा, फेनी नदी वाला सब सही हो गया था, कुशियारी वाला। तो इसीलिए तो बोल रहे थे ना कि नया नया क्वेश्चन देंगे तो आपके दिमाग में ना क्लिक करेगा। सब सही हो गया था ना, तो फिर भी 70 सवाल प्रैक्टिस किए ना, 70 में से 2-4 रिपीट था, तो मतलब 65 सवाल आप लोग देख लिए, है ना। उसके बाद ये सब कर लेंगे तो लगभग लगभग कंप्लीट हो जाएगा। अभी बिहार बाकी ही है, बिहार बाकी है। जैसे अभी आप लोग कमला के बारे में, बागमती के बारे में, है ना, ये सब नहीं पढ़े होंगे, तो वो बिहार वाले में। लेकिन फिर भी इतना हो गया कि आप लोग 10 से 15 मिनट में नदी कवर कर लेंगे, ये तय है ना। भारत की जलवायु पढ़ेंगे हम लोग। जलवायु जो शब्द है, जलवायु जब भी लिखा जाता है या क्लाइमेट,
तो एक लंबे समय के मौसमी दशाओं का योग बताया जाता है, यानी कि इसमें लंबा पीरियड रहता है, 50 साल, 50 साल, 100 साल। जैसे 50 साल, 50 वर्षों का जो भी मौसमी दशाएं हैं, यानी कि तापमान देख लिया गया, वर्षा की मात्रा देख लिया गया, वायु की दिशा देख लिया गया, है ना, और तमाम मौसमी गतिविधियां जैसे बाढ़ आ जा रहा है, सूखा हो जा रहा है, चक्रवात है या और भी, तो इन सब को मिला दें लंबे समय तक का, तो उसके योग को या उस दशा को हम लोग जलवायु कहते हैं। समझ गए? जैसे हम लोग कहते हैं कि भारत के दक्षिण में उष्णकटिबंधीय जलवायु है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है, और कर्क रेखा के उत्तर में उपोष्ण है। तो ये जो टर्म इस्तेमाल किया जा रहा है, ये टर्म इस्तेमाल किया जा रहा है, एक लंबे समय के मौसमी दशाओं के बारे में बताया जा रहा है, जो भी मौसम का दशा है। अब सवाल है कि मौसम क्या है? तो मौसम छोटे समय का है, लघु अवधि की जो मौसम है, इसको वेदर कहते हैं। ये छोटे समय का है, जैसे दिन का, रात का 24 घंटे का, 48 घंटे का, तो छोटे समय के छोटे समय के वायुमंडलीय दशाओं का योग हो जाता है। छोटे समय के वायुमंडलीय दशाओं का योग, जैसे हम लोग डेली टीवी में देखते हैं कि आज अधिकतम तापमान रहेगा 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम न्यूनतम जो है वो रहेगा 22 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये होगा कि डेली बताया जा रहा है। तो ये हम लोग देखते हैं कि किस में आ रहा है, वेदर फोरकास्टिंग, मौसम संबंधी भविष्यवाणी। कभी आप लोग टीवी में नहीं, ये नहीं सुने होंगे कि आज जलवायु संबंधी दशाएं बताया जा रहा है ना। तो मौसम संबंधी, जैसे वर्षा बताया जा रहा है कि आज होगा नहीं होगा, तो आज ही का बताया जा रहा है या कल का बताया जा रहा होगा। तो इस कारण से ये मौसम के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, है ना। तो जो भारत की जलवायु में जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, मौसम जलवायु क्या है, इसको ध्यान रखेंगे। जलवायु और मौसम में अंतर क्या होता है, ये मतलब इन दोनों को समझ गए तो ये क्लियर हो जाता है। क्योंकि 1 नंबर का सवाल पूछा जाएगा कि ये जो विशेषता दिया गया है वो मौसम का है या जलवायु का है। जलवायु में प्रादेशिक विभिन्नता को समझेंगे, जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, विभिन्न प्रकार की ऋतुएं कौन सी है, मौसम कौन सा है, मानसून की क्या संकल्पना है ना। जैसे तापीय विशेषता हो जाता है, हम लोग समझेंगे इसको आगे भी। मानसून की क्या विशेषता है, वर्षा का क्या वितरण है ना। तो ये सब हम लोग देखेंगे, लेकिन 2 क्लास कर देंगे। एक क्लास में आज इतना पढ़ लेते हैं, एक क्लास में ही इतना ही हो पाएगा, और मानसून कल समझ लेंगे। मानसून में ना थोड़ा सिद्धांत है, अब इस सिद्धांत को अच्छे से बताना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि जो कोपन का डिवीजन है, कोपेन वाला पूछा जाता है, पिछली बार भी बीपीएससी में पूछा गया है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के बारे में, है ना। जलवायु के बारे में लिखना चाहेंगे आप लोग? लिखिए, लिखिए, जलवायु क्या है, क्या है, लिखिए। जलवायु, जलवायु लंबे समय के या लंबी अवधि का, जलवायु लंबे समय का मौसमी दशाओं का योग बताता है, मौसमी दशाओं का योग बताता है, मौसमी दशाओं का योग बताता है, दशाओं का योग बताता है। जैसे 50 साल, 100 साल इत्यादि, जैसे 50 साल का, 100 साल का इत्यादि, लंबे समय के मौसमी दशाओं का योग बताता है, बताता है। ठीक है, जैसे 50 साल, 100 साल इत्यादि, 100 साल इत्यादि। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए भारत की जलवायु, भारत की जलवायु, भारत की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है, सब ट्रॉपिकल है। भारत की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है, उपोष्ण कटिबंधीय है।
उपोष्ण कटिबंधीय। इसका तात्पर्य यह है कि इसका तात्पर्य, इसका अर्थ यह है कि भारत में उष्ण एवं शीत, उष्ण एवं शीत ऋतुएं पाई जाती हैं, उष्ण एवं शीत ऋतुएं पाई जाती हैं तथा यहाँ तापमान की विषमता है, तापमान की विषमता है। वहीं भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, जो इक्वेटोरियल एरिया होता है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। इसका अर्थ यह है कि उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। इसका अर्थ यह है कि वहां तापीय विषमता कम है, तापीय विषमता कम है। अब इसको ऐसे समझ लीजिए आप लोग छोटे में, जैसे हम लोग भारत को दो भागों में बांट देते हैं। हम लोग भारत को ठीक है, कर्क रेखा भारत को दो भाग में बांट देती है। इधर उपोष्ण हो जाता है नॉर्थ वाला और इधर उष्ण हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई शहर है, चेन्नई मान लेते हैं, इधर में दिल्ली मान लेते हैं, दिल्ली। तो जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ पे क्या होता है, तापीय विषमता ज्यादा है, यानी कि दिन में तापमान ज्यादा है, रात में तुलनात्मक रूप से कम है। लेकिन चेन्नई को देखेंगे तो इक्वेटर के करीब होने के कारण यहाँ पे तापीय विषमता कम है। इसका मतलब ये होगा कि दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस जा रहा है तो रात का तापमान बहुत कम नहीं होगा। रात का तापमान हो सकता है कि यहाँ पे 3200, 3100, 2700 ये होगा। लेकिन दिल्ली में देखिए दिन में चला जा रहा है 48, 45, 47 है ना, 45 डिग्री सेल्सियस। वहीं रात में खिसक करके 25 चला आता है, 26 चला जाता है। तो ये डिफरेंस जो है ना, तापीय विषमता ज्यादा होते जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जैसे जैसे विषुवतीय क्षेत्र से उत्तर की तरफ हम लोग जाएंगे तापमान की विषमता अधिक होती जाएगी, तापीय विषमता अधिक होती जाएगा। जैसे ध्रुवीय क्षेत्र को मान लीजिए 90 डिग्री नॉर्थ पे, तो वहां पे अगर थोड़ा भी धूप हुआ तो तापमान बढ़कर के कितना हो गया, 0 डिग्री, और घट गया तो -40, -50 इतना चला जा रहा है। तो ये जो तापमान विषमता है वो बहुत ज्यादा है। इक्वेटर पर देखिए, दिन का तापमान गया अगर 30 डिग्री तो रात का यहां जाएगा 22, 23, 25, तो बहुत ज्यादा विषमता नहीं है, है ना। तो ये जलवायु के बारे में हम लोग जाने कि एक लंबे समय के मौसमी दशाओं का योग बताता है, ठीक है। हालांकि ये पूछा नहीं जाता है जलवायु वगैरह, लेकिन आपको समझने के लिए जरूरी है। बोलचाल की भाषा में लोग बोल देते हैं कि जलवायु सही नहीं है, लेकिन मौसम बोलना चाहिए। अब आते हैं मौसम पे, इसी का उल्टा कर दीजिए आप। मौसम में क्या है, छोटे समय के मौसम, ये लघु अवधि के वायुमंडलीय मौसम, लघु अवधि के, लघु छोटी अवधि के, लघु अवधि के वायुमंडलीय दशाओं का, वायुमंडलीय दशाओं का, वायुमंडलीय दशाओं का योग है। वायुमंडलीय दशाओं का योग है। योग मतलब क्या हो गया, तापमान हो गया, वर्षा हो गया, हवा की दिशा हो गया, तो ये सब हो गया, ठीक है। हो गया क्लियर। तो मौसम और जलवायु के बारे में आप जानते रहिएगा, छोटी अवधि बनाम दीर्घ अवधि, है ना। जलवायु मौसम, इन दोनों में अंतर आप लोग समझ गए, ठीक है। अब जलवायु की प्रादेशिक विभिन्नता को समझना है। जलवायु की प्रादेशिक विभिन्नता, अब आ रहे हैं उस पे, वो आगे का है टॉपिक, हमने लिखा भी है। जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक है ना वो आ रहे हैं, सब आएगा आगे धीरे धीरे। तो जो प्रादेशिक विभिन्नता है, अभी हम आपको क्या बताएं,
प्रादेशिक विभिन्नता यानी कि प्रदेश के अनुसार विभिन्नता। जैसे मान लिया जाए कि कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांट रही है, उत्तर का इलाका उपोष्ण सब ट्रॉपिकल और दक्षिण का इलाका ट्रॉपिकल हो गया, उष्णकटिबंधीय हो गया। तो प्रादेशिक विभिन्नता भारत में है। जैसे हम लोग कहते हैं केरल प्लस तिरुवनंतपुरम, यहां पे कौन सी जलवायु है? नहीं, हम लोग पूरे भारत के जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं कि नहीं? पूरे भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं, लेकिन केरल और तिरुवनंतपुरम में डिफरेंट टाइप का है, उपोष्ण है। वहीं दिल्ली और लखनऊ को भी कहेंगे मानसूनी जलवायु, लेकिन वो उपोष्ण है, ये उष्ण में आ जाता है ना। लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं, पूरे भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है, हम लोग बोलते ही हैं। तो प्रादेशिक विभिन्नता का यही अर्थ हो गया कि भारत का इतना ना बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पे पर्वतों की उपस्थिति, पठार की उपस्थिति, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार इतना ना ज्यादा हो गया है कि भारत में अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं पूरे भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की जलवायु है। और इसी मानसूनी में उत्तरी भारत का जो जलवायु है वो उपोष्ण हो जाता है और दक्षिणी भारत का उष्ण हो जाता है। लेकिन हम लोग एकता बनाए रखने के लिए कहते हैं कि भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। ठीक है, तो जलवायु में प्रादेशिक विभिन्नता भारत में पाई जाती है, ये आप लोग अर्थ को ध्यान रखेंगे। अब देखिए एक और उदाहरण, जैसे राजस्थान का कोई इलाका ले लेते हैं, एनसीईआरटी में चूरू का दिया है, चूरू का दिया है। जिस समय चूरू में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, उसी दिन सेम डे अरुणाचल प्रदेश का एक जगह है तवांग, इस तवांग में जलवायु 19 डिग्री सेल्सियस रहता है। दोनों एक ही देश में है, ये भी भारत में है, ये भी भारत में है। लेकिन भारत की जो जलवायु की जो प्रादेशिक विभिन्नता है वो आपको स्पष्ट दिखाई देगा हमेशा, गर्मी में भी और जाड़े में भी। तो चूरू का तापमान गर्मी में 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, वहीं अरुणाचल का तापमान 19 डिग्री सेल्सियस है। तो भारत की जलवायु में प्रादेशिक विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, एक और उदाहरण देखिए, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पे स्थित है, एक ही अक्षांश पे स्थित है, लेकिन आगरा में तापमान ज्यादा मिलेगा, दार्जिलिंग में कम, क्योंकि ऊंचाई के कारण। तो भारत में जलवायु की प्रादेशिक विभिन्नता में ऊंचाई भी एक फैक्टर हो जाता है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिए। कोई शहर हो सकता है, चाहे वो शिमला दे दे, आगरा दे दे, है ना, सब में जलवायु की प्रादेशिक विभिन्नताएं दिखाई देगी। ठीक है, क्या पर्यावरण का? नहीं, वो व्याख्या नहीं करते। जैसे हम लोग ये देखते हैं कि प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होते जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ते जाएगी तापमान ऑटोमेटिक कम होते जाएगा, समझ गए। उसका जंगल से मतलब होगा, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो अलग सेंस है। ठीक है ना, जंगल हट भी जाएगा तो भी तापमान कम ही रहेगा। ठीक है, जंगल रहेगा तो थोड़ा और कम हो जाएगा, लेकिन प्रायः वायुमंडल में 165 डिग्री पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम ही होते जाता है। इसी कारण से तो ऊपरी भाग में पर्वतों पे हिमनद पाया जाता है। हिमनद का क्या रीजन है, यही कारण है। और जो भी जंगल है वो एक सीमा के बाद नहीं मिलता है, 7,000 8,000 तक मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा, उसके बाद विरल रहता है। जैसे ट्रांस हिमालय इतना ऊंचा है कि जंगल भी नहीं है। ठीक है, तो प्रादेशिक, अब जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक जो आपका सवाल था, ठीक है, अब हम लोग आ रहे हैं उसी पे, उसको भी इसी तरीके से देखेंगे। उसमें कुछ अलग नहीं है, जितना भी बता रहे हैं सब उसमें आ जाएगा। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में 2 कारक आता है, एनसीईआरटी जिस तरीके से दिया है उतना आपको पढ़ लेना है। दूसरा किताब पढ़िएगा तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें सीधा शीत ऋतु ग्रीष्म ऋतु करके बांट करके खत्म कर देता है ना। तो स्थिति और उच्चावच इसको समझना है। स्थिति मतलब लोकेशन, लोकेशन पे हम चर्चा किए। भारत का जो स्थिति है कैसे, ग्लोब के अनुसार देखिएगा, इक्वेटर के अनुसार देखेंगे हम लोग, कर्क रेखा के अनुसार देखेंगे तो भारत यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे स्थित है। तो लोकेशन स्थिति के अनुसार, और उच्चावच हम लोग देखे थे भारत की इतनी भूमि पे पर्वत है, पठार है, मैदान है ना। तो उच्चावच क्या कारण होगा,
और दूसरा हो गया वायु दाब का और हवाओं का, जैसे हम कहते हैं कि मॉनसूनी हवा, है ना। तो पवन संबंधी क्या कारक है, ये दोनों कारक भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं, है ना। जैसे हम लोग पटना में हैं, तो पटना में स्थिति के अनुसार प्रभावित हो रहे हैं कि नहीं, लोकेशन के अनुसार हो रहे हैं, हो ही रहे हैं, ठीक है। अभी हम बताएंगे कैसे हो रहे हैं। तो स्थिति और उच्चावच संबंधी कारकों में सबसे पहला लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश आ जाता है। सेकंड, हिमालय पर्वत के कारण भी हो जाएगा। जल और स्थल का वितरण हो जाएगा। समुद्र तट से दूरी है, समुद्र तल से ऊंचाई है और उच्चावच है। अक्षांश को सबसे पहले समझिए। अगर हम कन्याकुमारी से लें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, है ना, और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 ईस्ट टू वेस्ट है। तो ये जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, इस अक्षांशीय विस्तार के कारण क्या होता है, इस अक्षांशीय विस्तार के कारण यानी कि भारत जो है विषुवत रेखा से क्रमशः उत्तर की तरफ बढ़ेगा। ये हो गया इक्वेटर 0 डिग्री, ये हो गया कर्क रेखा 23.5 डिग्री, और भारत यहां पे है, यानी कि नीचे वाला पॉइंट कितना हो गया 8 डिग्री 4 मिनट, और ऊपर वाला हो गया भारत का 37 डिग्री 6 मिनट, है ना। तो कर्क रेखा के नजदीक कौन सा हिस्सा आएगा, कन्याकुमारी वाला या लद्दाख वाला, कन्याकुमारी वाला। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट विस्तार है। इसका प्रभाव भारत की जलवायु पर पड़ रहा है। इसका प्रभाव भारत की जलवायु कैसे पड़ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि भारत का जो दक्षिणी भाग है वो विषुवत रेखा के नजदीक है, और जो इलाका विषुवत रेखा के नजदीक होता है वहां पे ताप का जो विषमता है वो कम होता है। यानी कि जो भारत का साउथ दक्षिण वाला भाग है वहां पे दिन की अवधि और रात की अवधि में तुलनात्मक रूप से विभिन्नता कम होगी, है ना। और वहीं जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो ये अवधि में विषमता ज्यादा होती जाएगी, समझ गए। दिन प्लस रात, दिन और रात कहाँ बराबर होता है, इक्वेटर पे होता है। तो इसका प्रभाव दिल्ली में ज्यादा पड़ेगा या कन्याकुमारी में, कन्याकुमारी में, ठीक है। तो इसका प्रभाव जो है अक्षांश का भारत की जलवायु पर पड़ जाता है, समझ गए। लिखना चाहेंगे, लिखिए। भारत की जलवायु पर अच्छे से नोट्स तैयार कर लीजिएगा तो इसको 5 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। लिखवा देते हैं, जैसे नदी का आपका हो गया ना, ठीक वैसे ही जलवायु और मौसम का परिभाषा हो गया। नीचे लिखेंगे आप लोग कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद लिख दीजिएगा 2 कारक हैं, इसमें ऐसे ऐसे कर देंगे आप लोग, देखिए ऐसे ऐसे खींच दीजिए, ऐसे ऐसे बना करके, एक तरफ स्थिति और उच्चावच और एक तरफ वायु दाब और पवन संबंधी कारक। तो इस तरीके से एग्जाम में भी डायग्राम बन जाएगा मेंस में। हो गया। तो स्थिति और उच्चावच संबंधी कारक में आप लोग लिखेंगे इसी के नीचे अक्षांश, अक्षांश, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, जल और स्थल का वितरण, समुद्र तट से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई और उच्चावच। उच्चावच के ब्रैकेट में ऊंचाई और निम्न स्थान। उच्चावच हम लोग किसको कहते हैं, वो इलाका जो सरफेस से ऊंचा हो और नीचा भी हो, यानी कि पर्वत भी और घाटी भी, तो उच्चावच में सब आ जाता है। अक्षांश हिमालय पर्वत, जल और स्थल का वितरण, समुद्र तट से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, उच्चावच। और दूसरी तरफ जो लिखे हैं आप पवन तथा वायु दाब संबंधी कारक, उसमें ये डाल दीजिए तीन वाला, पवन और वायु दाब और पवन का धरातल पर वितरण, जेट का प्रवाह, पश्चिमी विक्षोभ, दोनों कारक आ जाएगा। और इन्हीं दोनों कारक को अभी हम विस्तार से समझने जाएंगे। जैसे पवन और वायु दाब का धरातल पर वितरण है, तो अभी हम लोग समझ ही रहे हैं कि भारत में मानसून आने के पीछे क्या कारण है, क्या कारण है कि जो मानसून है वो भारत में आ रही है। यानी कि हाई प्रेशर इधर है और इधर लो प्रेशर है, तभी तो हवा आ रही है समुद्र से स्थल पर। तो वायु दाब एवं पवनों का धरातल पर वितरण,
दोनों हो गया। अब बारी बारी से समझते हैं। अक्षांश समझा दिए हैं। पहला लिखिएगा अक्षांश, यानी कि अक्षांश का भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस क्लास के बाद आप लोग एनसीईआरटी पढ़िएगा, एकदम समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। एनसीईआरटी से बेहतर किसी किताब में जलवायु की व्याख्या अभी तक नहीं की गई है। एनसीईआरटी में बस एक ही कमी कि उसमें डायग्राम नहीं दिया है। जितना भी आप लोगों को मैप बना के बता रहे हैं ना, वो नहीं है। वो होता तो और क्लियर हो जाता समझने में। बहुत कम मानचित्र में समझा दिया, खास करके उसमें केवल मानसून का ज़्यादा दे दिया है। मानसून दे दिया, बाकी का वो दिया ही नहीं, क्लियर नहीं दिया है। तो इस क्लास के बाद उसकी भाषा को आपको समझने में ना बहुत आसानी रहेगा। लैंग्वेज टफ है, लैंग्वेज उसका टफ है। हो गया। तो सबसे पहला अक्षांश, इसको अभी समझाए भी हैं, लिखिएगा। अक्षांश का प्रभाव भारत की जलवायु पर पड़ता है, अर्थात भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। कर्क रेखा इसके मध्य भाग से गुजरती है। कर्क रेखा इसके मध्य भाग से गुजरती है। कर्क रेखा इसके मध्य भाग से गुजरती है। गुजरती है। इसका प्रभाव भारत की जलवायु पर निम्न रूप में पड़ता है। इसका प्रभाव भारत की जलवायु पर निम्न रूप से पड़ता है। पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, पहला पॉइंट लिखेंगे कि भारत का दक्षिणी क्षेत्र, भारत का दक्षिणी क्षेत्र या कर्क रेखा के दक्षिण का क्षेत्र, कर्क रेखा के दक्षिण का क्षेत्र भारत की जलवायु पर पड़ता है। भारत की जलवायु पर पड़ता है। भारत की जलवायु पर पड़ता है। अब लिखेंगे पहला पॉइंट, कर्क रेखा के दक्षिण का भाग, कर्क रेखा के दक्षिण का भाग विषुवत रेखा के करीब होने के कारण, कर्क रेखा के दक्षिण का भाग विषुवत रेखा के करीब होने के कारण, विषुवत मतलब इक्वेटर, इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा के नजदीक होने के कारण, नजदीक होने के कारण सम सम जलवायु क्षेत्र में आता है। सम जलवायु क्षेत्र में आता है। सम मतलब समान, सम जलवायु क्षेत्र में आता है। सम इसलिए लिखवा दिए कि जब हम उत्तर वाले की बात करेंगे तो विषम कर देंगे, तो दोनों वर्ड सटीक बैठ जाएगा। सम जलवायु, सम जलवायु क्या लिखे आप लोग, सम जलवायु क्षेत्र में आता है। इसका अर्थ यह है कि, इसका अर्थ यह है कि यहां दैनिक, यहां दैनिक और वार्षिक तापांतर, दैनिक और वार्षिक तापांतर, और वार्षिक तापांतर, ताप का अंतर, तापांतर, दैनिक और वार्षिक तापांतर, दैनिक और वार्षिक तापांतर, ताप का अंतर है। जैसे दैनिक तापांतर हम लोग कहते हैं, जैसे आज दिन में जो तापमान है, मान लीजिए कि 32 डिग्री गया होगा, है ना, और रात का तापमान मोटा मोटी 22 कर देते हैं या 25 कर देते हैं, 23 कर देते हैं, 23 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, तो ये हो गया दैनिक तापांतर। वार्षिक तापांतर क्या हो गया, वर्ष का सबसे अधिक टेम्परेचर और सबसे लोएस्ट टेम्परेचर, है ना। तो अधिकतम तो चला जाता होगा 48, 50, 52, है ना, 50, और न्यूनतम चला जाता होगा 5, 6, 1, ये चला जाता होगा। तो दैनिक और वार्षिक तापांतर में यही अंतर हो गया। लेकिन अगर हम क्षेत्र वाइज करेंगे तो अलग अलग हो जाएगा, है ना। दक्षिण भारत का अलग हो जाएगा वार्षिक तापांतर, और उत्तर भारत का वार्षिक तापांतर, क्योंकि उत्तर भारत में तो तापमान हिमांक से भी नीचे चला जाता है, खास करके लद्दाख वाला इलाका में, है ना। वैसा दक्षिण भारत में नहीं मिलेगा, दक्षिण भारत में वैसा नहीं है। तो तापांतर दिखाई था, मतलब विषुवत रेखा के करीब होने के कारण दक्षिण वाला जो इलाका है वहां पे तापांतर कम मिलता है ना। और इसके विपरीत जो उत्तर भारत है वो ज्यादा पाता है ना। जैसे दिल्ली में देखिए, दिल्ली, इसका जो जलवायु है, मौसम नहीं जलवायु है, बहुत विषम हो जाता है।
क्यों? क्योंकि इसमें जो तापांतर है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। दिल्ली में गर्मी में तापमान इस बार चला गया है, एक जगह था हल्ला हुआ कि वहां 52 डिग्री चला गया है ना, 50 मान लेते हैं मोटा मोटी, तो 50 और न्यूनतम 5-4 चला जाता है, न्यूनतम 4 डिग्री। यानी कि दिल्ली में रहने वाले लोगों को अधिकतम 50 डिग्री तक झेलने की सहन शक्ति होनी चाहिए और न्यूनतम 4 डिग्री भी झेलने की सहन शक्ति होनी चाहिए। जैसे जो कश्मीर वाले हैं वो लोग 0 डिग्री में झेलने के लिए अनुकूल रहते हैं, लेकिन उनको दिल्ली बुलाएंगे तो वो तापमान बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि सीधा चला जाता है गर्मी में 50, इतना उन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता है। तो दिल्ली का जो तापमान है या जलवायु है वो बहुत विषम हो जाता है। इसका दूसरा प्रभाव एक और भी है यहाँ पे कि दिल्ली समुद्र से बहुत दूर है, तो समुद्र का भी प्रभाव लोकेशन पे पड़ता है। इस कारण से भी इसका जो तापमान है या जलवायु है वो बहुत डिफरेंट हो जाता है ना। तो अक्षांश का ध्यान रखेंगे आप कि विषुवत रेखा का जो हिस्सा नजदीक में है, भारत का जो हिस्सा नजदीक में है विषुवत रेखा के, वहां पे तापांतर कम पाया जाता है। इस कारण से अलग प्रकार की जलवायु दिखाई देने लगती है ना। और ठीक वैसे ही जो कर्क रेखा के उत्तर का भारत है, वहां वो विषुवत रेखा से काफी दूर हो जाता है, इस कारण से वहां की जलवायु अलग हो जाती है ना। अब उदाहरण देना होगा तो एक उदाहरण आप लोग कन्याकुमारी का या तिरुवनंतपुरम का दे दें कि कन्याकुमारी का जो तापमान है या तिरुवनंतपुरम का जो तापमान है, चेन्नई का तापमान है, वो अधिकतम जाता है 35, अधिकतम जाएगा 35 और न्यूनतम 20-22 रहता है। जैसे ठंड में भी देखेंगे तो वहां पर 26 डिग्री टेम्परेचर है, हम लोग के यहाँ तापमान और कम रहता है। तो चेन्नई का यहाँ पे ये उदाहरण डाल देना है कि विषुवत रेखा के करीब होने के कारण ही चेन्नई का तापमान अधिकतम 35 और न्यूनतम 26 रहता है। वहीं विषुवत रेखा से दूर होने के कारण दिल्ली का तापमान अधिकतम 50 डिग्री सेल्सियस या 48 कर देंगे और न्यूनतम 5। ये अंतर है दोनों में, है ना। चेन्नई में मॉडरेट रहता है, वही तो बात बता रहे हैं, मतलब सम जलवायु है। इसीलिए तो सब लोग उधर पलायन कर जाना चाहते हैं गर्मी के मौसम में, नहीं दिल्ली वाले को लगता है कि चेन्नई ही चल जाते हैं। लेकिन इस बार पुणे में तो अच्छा खासा तापमान का अंतर पाया गया है, हीट वेव वहां भी चला है पुणे में, लेकिन वो है समुद्र से काफी अंदर, 200-250 किलोमीटर अंदर है पुणे, वहां नहीं रहता है ना, पुणे में नहीं रहता है। पुणे में बहुत लोग मरा है हीट वेव से इस बार। दूसरा देखिए जलवायु पर्वत, हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत जलवायु पे क्या प्रभाव डालेगा, ये तो बहुत आसान है। हिमालय का रोल भारत में जलवायु पे कैसे है? अब हिमालय को देख लें तो भारत के उत्तर का जो इलाका है वो हिमालय के कारण शीत ऋतु में ध्रुवीय हवाओं के प्रभाव से बच जाता है। बात को समझेंगे। यहां पे हिमालय का स्थिति है, मान लीजिए रफ में, तो जो साइबेरियाई पवन है, आर्कटिक क्षेत्र से आने वाली ध्रुवीय ठंडी हवा, इसके कारण भारत का जो इलाका है बचा रह जाता है। भारत में यह हवा प्रवेश नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि हिमालय पर्वत की स्थिति है। और दूसरी बात यह है कि अभी जो मानसून आ रहा है वो हिमालय पर्वत उसको रोक देता है, नहीं तो मानसून हवा आगे निकल जाती, रूस तक निकल जाती। समझ गए? मानसूनी हवा क्या हो रहा है, ठीक है, जो भी मानसूनी हवा आ रही है भारत में प्रवेश करती है, 3 रास्ता होता है, कल इसको और विस्तार से हम देखेंगे। तो ये जो हवा है जो यहाँ पर रुक जाती है, इसके कारण उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जो बारिश होती है वो बारिश नहीं होती, ये हवा निकल जाती चीन होते रूस की तरफ। जहां तक इसका प्रभाव जाए रुकती ही नहीं। तो हिमालय पर्वत 2 रूपों में भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। कैसे? पहला हो जाता है कि उत्तर की जो ध्रुवीय साइबेरियाई ठंडी हवा है उसको रोक करके ठंड में हम लोगों को तापमान बहुत कम होने से बचा देता है, और दूसरा मानसूनी हवा को रोक करके भारत में बारिश कराता है। ठीक है, तो इस तरीके से हिमालय पर्वत का भारत में या भारत की जलवायु पर योगदान है, प्रभावित कर रहा है ना। तो इसको भी आप लोग लिखिए।
समझ में आ रहा है? आप समझ गए? ठीक है, लिखिए। हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत भारत की जलवायु को दो रूपों में प्रभावित करता है। हिमालय पर्वत भारत की जलवायु को दो रूपों में प्रभावित करता है। हिमालय पर्वत भारत की जलवायु को दो रूपों में प्रभावित करता है। पहला, यह उत्तर की तरफ से आने वाली ध्रुवीय ठंडी हवा को शीतकाल में रोककर, ध्रुवीय ठंडी हवा को शीतकाल यानी कि जाड़ा में, ध्रुवीय ठंडी हवा को शीतकाल में रोककर हमें भीषण ठंड से बचाता है, भीषण ठंड से बचाता है। तथा दूसरा यह मानसूनी वर्षा काल में, दूसरा यह मानसूनी या वर्षा के मौसम में, दूसरा वर्षा के मौसम में यह मानसूनी हवाओं को रोककर वर्षा कराता है, यह मानसूनी हवाओं को रोककर वर्षा कराता है। अब इसमें आप लोग और थोड़ा विस्तार दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने ये कह दिया कि उत्तर की तरफ से आने वाली ध्रुवीय ठंडी हवाओं को रोक देता है, इसका मतलब ये होगा कि हम लोग शीतलहर से बच गए, नहीं तो और हम लोग कड़कड़ा जाते ठंडा में। अभी तो हम लोग 4 डिग्री भी नहीं झेल पा रहे हैं, अभी हम लोग 4 डिग्री भी नहीं झेल पाते हैं। सारा का सारा जो रूम हीटर है आउट ऑफ मार्केट चला जाता है। और अगर वो ध्रुवीय ठंडी हवा भारत में प्रवेश करती तो तापमान कितना चला जाता, कोई भरोसा नहीं है कि माइनस में भी चला जाता। मान लीजिए -5 भी जाए तो इतना बर्दाश्त करना पड़ता। तो कम से कम इससे हम लोग बचे हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है। ठीक वैसे ही हिमालय के कारण अपने यहाँ वर्षा हो जा रही है, नहीं तो पटना में तो बारिश ही नहीं होती। मालूम चला कि पटना होते वो निकल गया चीन मानसूनी हवा, यही होता ना। पटना होते नेपाल चीन निकल जाता। ठीक है, तो इस तरीके से हिमालय जो है भारत की जलवायु पर प्रभाव डालता है ना। अब आप लोग गेस कीजिए कि क्या पश्चिमी घाट पर्वत प्रभाव डालेगा जलवायु पे? क्या पश्चिमी घाट पर्वत जलवायु पे प्रभाव डालेगा कि नहीं डालेगा? डालेगा ना। ठीक है, तो इस उच्चावच वाले में हम बता देंगे वैसे आपको, ठीक है ना। हालांकि एनसीईआरटी को और लिखना भी चाहिए था भारत में पर्वतों के कारण। अब देखिए, जैसे पश्चिमी घाट पर्वत कहते हैं, तो पश्चिमी घाट पर्वत के कारण ही तो मानसूनी हवा इस तरफ में ज्यादा बारिश कराती हैं। यानी कि पश्चिमी घाट पर्वत का जो पश्चिमी ढाल है, यहाँ पे वर्षा की मात्रा 250 सेंटीमीटर से लेकर के 400 सेंटीमीटर है। पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल पे वर्षा की मात्रा 250 सेंटीमीटर से लेकर के 400 सेंटीमीटर है। वहीं हवा जब और ऊपर चढ़ती है तो गर्म हो जाती है, और इस तरफ में जो क्षेत्र है वृष्टि छाया क्षेत्र हो जाता है। यानी कि इधर वर्षा की मात्रा कितनी है? 50 सेंटीमीटर। तो प्रभाव डाल रहा है, जलवायु पे प्रभाव डालता ही है। तभी तो पूरब का जो हिस्सा है वो वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है ना, शैडो जोन कहलाता है। तीसरा हो जाता है जल और स्थल का वितरण। जल और स्थल का वितरण भारत में, प्रायद्वीपीय भारत के 3 ओर से समुद्र है। एक तरफ अरब सागर है और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी है। मोटा मोटी इसको आप हिंद महासागर कह दीजिए, बंगाल की खाड़ी। प्रायद्वीप होने के कारण इसके 3 ओर समुद्र हैं, और वो क्षेत्र जो समुद्र के करीब है वहां पे समुद्र का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। और समुद्र का जब प्रभाव पड़ेगा तो वहां न तो ज्यादा ठंडा होगा और न ही ज्यादा गर्मी होगा। क्यों? ऐसा क्यों है? दिन में गर्मी क्यों नहीं होगा? लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के कारण। ध्यान रखेंगे, समुद्री समीर और स्थलीय समीर, इसके कारण वहां के जलवायु पे समकारी प्रभाव होगा। समकारी प्रभाव, इसको ऐसे समझिए। फोटो बना लीजिएगा, नहीं तो ये सब फोटो फिर मिलेगा नहीं। इसको मान लेते हैं स्थल और इसको मान लेते हैं
समुद्र, समुद्र। दिन में ज्यादा गर्म ये होगा या ज्यादा गर्म ये होगा? दिन में लैंड बहुत तेजी से गर्म हो जाएगा, बहुत तेजी से गर्म हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा? लो प्रेशर बन जाएगा। और जल जो है बहुत देर से गर्म होता है, बहुत देर से ठंडा होता है, तो दिन में तुलनात्मक रूप से समुद्र पे हाई प्रेशर रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा। तो अब हवा किधर से जाएगा? हाई, हाई टू लो जाएगा, लो टू हाई नहीं, हाई से लो, है ना। तो दिन है और दिन में समुद्र पे जो हवा है वो हवा जाएगा लैंड पे, तो इस कारण से बहुत गर्मी लगेगा कि नहीं लगेगा, कि कम लगेगा? कम लगेगा। जैसे मान लीजिए कि जो समुद्री इलाका है वहां पे समुद्र की ठंडी हवा दिन में आ रही है, तो गर्मी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, है ना। तो यही वजह है कि जो जो इलाका समुद्री है, जो इलाका समुद्री, जैसे मान लीजिए कि मुंबई कह देते हैं, गोवा कह देते हैं, तो इन सब में दिन में समुद्र का प्रभाव पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि सी ब्रिज आता है, दिन में सी ब्रिज और रात में लैंड ब्रिज, ठीक है। रात में जो है, रात में यही क्रम उल्टा हो जाता है, रात में यही क्रम उल्टा हो जाएगा, इधर से हवा जो है इधर जाएगी, है ना। तो वहां पे समुद्र का समकारी प्रभाव हो जाता है, समुद्र का समकारी प्रभाव। इस कारण से जो समुद्री तटवर्ती इलाका होता है वहां पे ना तो बहुत ज्यादा गर्मी आपको लगेगी और ना ही बहुत ज्यादा ठंडी लगेगी, है ना। आप लोग अभी तो हम देख रहे हैं कि मुंबई वाले लोग भी स्वेटर पहनना शुरू कर दिए इस बार से, इस बार से किए हैं ना। मुंबई वाले फेसबुक पे लिख रहे थे कि यहाँ भी स्वेटर की आवश्यकता अब होने लगी। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण। लेकिन पहले, हाँ, तो जलवायु परिवर्तन का भयानक असर पड़ रहा है, जलवायु परिवर्तन पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। नहीं तो पहले क्या था कि जैसे दिल्ली से कोई मुंबई जा रहा है, दिल्ली से मुंबई जा रहा है तो पूरा लवादा पहन लिया है, कोट टाई मफलर वगैरह ही, और मुंबई एयरपोर्ट पे उतरते के साथ वो सब खुल जा रहा है। और कोई आदमी मुंबई से दिल्ली आ रहा है तो वो उधर हाफ शर्ट में चढ़ा और दिल्ली उतरते उसको ठंडा लगने लगा, अब उसको चाहिए भारी भरकम जैकेट। तो 1.5 घंटे का तो रास्ता ही है दोनों के बीच में, तो 1.5 घंटे में ये असर दिल्ली का और मुंबई का हो रहा है। तो भारत की जलवायु का ये सब असर है। लेकिन अब मुंबई में भी थोड़ा बहुत ठंड पड़ने लगा है, ये सब जलवायु परिवर्तन का असर। अब देखिए, मुंबई में वैसा आपको कोई दुकान नहीं मिलेगा जहां पे स्वेटर, जैकेट, मफलर, टोपी ये सब मिलता रहे। जो लोग दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं वो या तो दिल्ली से स्वेटर लेकर के जाए, नहीं तो मुंबई में खोजने पे का दुकान में मिल सकता है, समझ गए। चाहेंगे कि हम मुंबई जाएं और वहां से लेकर के आए तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए दिल्ली से जो लोग मुंबई जा रहे हैं वो लेकर के ही जाएं। ये बात हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि फिर वापस आने पे दिल्ली का जो टेम्परेचर अगर वेरिएशन मिलेगा तो फिर चाहिए होगा, ठीक है। तो ये वाला मैप जरूर से बना लेंगे आप लोग, है ना। इसमें आप चाहे तो हवा की दिशा दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे? हवा की दिशा ऐसे दिखा दीजिए, ठीक है। और लिख दीजिएगा ये दिन का बताया गया है, रात में यह क्रम उल्टा हो जाता है, रात में जो हवा है स्थल से समुद्र की तरफ चलेगी। तो स्थल और जल का जो वितरण है, इस कारण से क्या हो रहा है? जलवायु में विभिन्नता हो जा रही है। और ये जो स्थल और जल का वितरण, इसका लाभ उत्तर भारत को नहीं मिल पा रहा है, जैसे दिल्ली को नहीं मिल पा रहा है, जैसे पंजाब, हिमाचल प्रदेश राज्य को नहीं मिल पा रहा है, उत्तराखंड राज्य को नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो ये बात आप लोग जरूर से ध्यान रखेंगे। समुद्र तट से दूरी भी लगभग लगभग यही है, सेम है। जो इलाका समुद्र तट से जितना दूर होते जाएगा वहां की जलवायु उतनी ही ज्यादा विषम होती जाएगी, है ना। उसके बाद समुद्र तल से ऊंचाई, इसको समझेंगे आप लोग। सी लेवल से ऊंचाई, हम लोग जैसे हिल स्टेशन की बात करते हैं तो दार्जिलिंग, दार्जिलिंग, अल्मोड़ा, शिमला, शिमला, है ना, मसूरी,
मसूरी, ये सब इलाका जो है समुद्र तल से ऊंचा है या बराबर है, नीचा है? सब का सब समुद्र तल से ज्यादा ऊंचाई वाला है, इसीलिए इसको हम लोग हिल स्टेशन कह रहे हैं, हिल स्टेशन कह रहे हैं। तो हम पढ़ते हैं कि प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। तो वो सभी क्षेत्र जो जितना ज्यादा ऊंचा होगा वो तुलनात्मक रूप से ठंडा होगा, वो ठंडा होगा। यही कारण है कि आपको मसूरी में किसी घर में पंखा लटका नहीं मिलेगा, पंखा लटका नहीं मिलता है। दार्जिलिंग में भी पंखा लटका नहीं मिलता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण शिमला में इस समय पंखा लटकने लगा है, शिमला में लटकने लगा है। अब जलवायु परिवर्तन मेन कारण है, अदरवाइज इन सब इलाकों में आपको कहीं पे पंखा लटका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो समुद्र तल से ऊंचाई का तात्पर्य हो गया कि जो स्थान समुद्र तल से जितना ऊंचा है वो तुलनात्मक रूप से उतना ही ठंडा है, और जो स्थान समुद्र तल से नीचा है वो तुलनात्मक रूप से गर्म है। जैसे एक तरफ आगरा को देखते हैं और एक तरफ शिमला को देखते हैं, तो जो शिमला है वो समुद्र तल से ऊंचाई के कारण ठंडा है, और जो आगरा है वो गर्म है ना। सेम डे, जैसे मान लीजिए कि गर्मी का समय, तो आगरा में हो सकता है कि 40 डिग्री टेम्परेचर मिले, उसी दिन शिमला में 20 डिग्री का टेम्परेचर, 16 डिग्री का टेम्परेचर मिलता है। ठीक है, उसके बाद उच्चावच को देखें। उच्चावच का प्रभाव वही है जैसे भी आपको हम पश्चिमी घाट पर्वत का बता रहे थे। तो उच्चावच का तात्पर्य क्या हो गया? पर्वतीय इलाका भारत में अलग अलग है, जैसे अमरकंटक हो गया, जैसे माउंट आबू हो गया, है ना, पठारी इलाका हो गया, मैदानी इलाका हो गया, घाटी हो गया, घाटी जैसे लद्दाख, जैसे कश्मीर घाटी हो गया, अरुणाचल का तवांग घाटी हो गया, है ना। तो उच्चावच का प्रभाव भारत की जलवायु पर पड़ता है, उच्चावच का प्रभाव भारत की जलवायु पर पड़ता है। यानी कि कोई क्षेत्र पर्वतीय है तो वहां पे पर्वतीय प्रकार की जलवायु मिलेगी। कहने का मतलब हो गया कि क्रमशः ऊंचाई की तरफ जाने पे वहां पे ठंडा मिलेगा। ठीक है, अगर पठारी है तो उसी के अनुसार, अगर कोई पठार ऊंचा है तो वहां पे भी तुलनात्मक रूप से पर्वत की अपेक्षा कम ही ठंडा मिलेगा, लेकिन ठंडा मैदानी भाग से ज्यादा मिलेगा, पर्वतीय से कम मिलेगा, ठंडा रहेगा। मैदानी इलाका गर्म, ठीक है, घाटी ठंडा हो जाता है, जैसे तवांग घाटी है। जिस दिन राजस्थान में चूरू में 50 डिग्री टेम्परेचर होता है, उस दिन तवांग में 16 डिग्री का टेम्परेचर होता है, 19 डिग्री का होता है। तो ये घाटी का। तो उच्चावच का भी प्रभाव भारत में पड़ता है। अब इसे बिहार का देख लें। बिहार में एक आध हिल स्टेशन है, नहीं भी है तो थोड़ा बहुत अगर हम लोग मान लें कोई, जैसे नालंदा में देखें, राजगीर का ऊंचाई वाला इलाका है, तो तुलनात्मक रूप से वहाँ पे कम ही टेम्परेचर रहेगा, ऊंचाई पे जाने पे कम रहेगा, है ना। तो एक क्षेत्र में भी अलग अलग जलवायु का वेरिएशन मिल सकता है, एक क्षेत्र में भी अलग अलग। जैसे राजस्थान को अच्छे से इसमें डिफाइन किया जा सकता है। राजस्थान जैसे है तो जो अरावली का इलाका है, अरावली का इलाका जो माउंट आबू है, वो माउंट आबू है, वो तुलनात्मक रूप से ज्यादा ठंडा है। वहीं जयपुर जो है वो गर्म है। तो एक क्षेत्र के भीतर भी जलवायु की विभिन्नता पाई जाती है। जैसे बिहार है, किशनगंज में ज्यादा बारिश होती है, गया में कम होता है। तो ये डिफरेंस दिख रहा है ना। बिहार में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? किशनगंज में होती है, और सबसे कम गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, यही सब में होता है। साल दर साल क्षेत्र बदलता है, लेकिन गया, औरंगाबाद, जहानाबाद ये सब कम वर्षा वाला क्षेत्र है। तो एक क्षेत्र में भी जलवायु की विभिन्नता पाई जाती है ना। तो ये सब का सब जो कारक है वो जलवायु को प्रभावित करने वाला ही कारक है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? लिखेंगे, तीसरा पॉइंट लिखिए। कहां तक लिखवा दिए हैं? नहीं, हिमालय पर्वत तक लिखवा दिए हैं, ये वाला लिखवा दिए हैं। लिखिए, जल और स्थल का वितरण, जल और स्थल का वितरण, जल और स्थल का वितरण। भारत का दक्षिणी भाग, भारत का दक्षिणी भाग या भारत का प्रायद्वीपीय भाग 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग
तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। अतः 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 तटवर्ती भागों में, तटवर्ती भागों में समुद्र का समकारी प्रभाव, तटवर्ती भागों में समुद्र का समकारी प्रभाव दिखाई देता है। तटवर्ती भागों में समुद्र का समकारी प्रभाव दिखाई देता है। इसके विपरीत, इसके विपरीत समुद्र का समकारी प्रभाव दिखाई देता है। समकारी, मॉडरेट, समकारी। हिंदी में कुछ कुछ शब्द भी आप लोग सीखिएगा जो पारिभाषिक या एकेडमिक वर्ड है। समकारी प्रभाव, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंडा, एक समान, एक समान, ठीक है। समकारी प्रभाव दिखाई देता है। और क्या लिखे हैं तटवर्ती इलाकों में ना, इसके विपरीत, इसके विपरीत, इसके विपरीत उत्तरी भाग या उत्तरी, हाँ उसका पॉइंट है, फिर भी लिखिए आप लोग। इसके विपरीत उत्तरी भारत का क्षेत्र, उत्तरी भारत का क्षेत्र, उत्तरी भारत का क्षेत्र स्थलीय है, स्थलीय है, सॉरी स्थलीय मत लिखिए, आंतरिक लिख दीजिए, आंतरिक है। हालांकि हम चौथे नंबर में भी वही पॉइंट लिखवाएंगे। उत्तरी भारत का क्षेत्र समुद्र से दूर है या आंतरिक है, अतः वहां समुद्र का समकारी प्रभाव नहीं मिलता है, अतः वहां समुद्र का समकारी प्रभाव नहीं मिलता है। ये वितरण और दूरी में समझिएगा, वितरण इसलिए अलग पॉइंट लिखा हुआ है कि तीन तरफ से जो है भारत का समुद्री इलाका है, लेकिन एक तरफ क्या है, लैंड है, एक तरफ है ना लैंड है, इसका प्रभाव पड़ जाता है। और दूरी में क्या होगा कि जो तटवर्ती इलाका है, तटवर्ती इलाकों में भी जो ज्यादा तटवर्ती है उस पर समुद्र का ज्यादा प्रभाव रहेगा। जैसे मुंबई पे ज्यादा रहेगा, तुलनात्मक रूप से पुणे पे बहुत कम रहता है ना। तो ये इसी कारण से दो अलग अलग पॉइंट लिखवा दिया गया है। जल और स्थल का वितरण अलग बता दिया गया, नहीं कि तीन ओर से है और एक तरफ का जो वितरण है वो पूरा का पूरा समुद्र से दूर हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार उत्तरी इलाका आंतरिक है, इस कारण से समुद्र का वहां पे प्रभाव कम है, नहीं है। चौथा लिखिएगा समुद्र तट से दूरी, समुद्र तट से दूरी, समुद्र तट से दूरी। लिखिए भारत तीन ओर समुद्र से घिरा है, अतः अतः भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा है, अतः जो क्षेत्र समुद्र के जितना नजदीक है, जो स्थान समुद्र के जितना नजदीक है उस पर समुद्र का अधिक प्रभाव है, जबकि 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 समुद्र तट से क्रमशः दूर जाने पे, समुद्र तट से दूर जाने पर, क्रमशः नहीं, समुद्र तट से दूर जाने पर क्रमशः, समुद्र तट से दूर जाने पर ग्रेजुअली, क्रमशः क्रमशः समुद्री प्रभाव उस स्थान पर कम होते जाता है, समुद्री प्रभाव उस स्थान पर कम होते जाता है। जैसे 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 मुंबई की जलवायु, मुंबई की जलवायु, मुंबई की जलवायु पर समुद्र का प्रभाव पड़ता है, जबकि जबकि समुद्र तट से दूर होने के कारण, जबकि समुद्र तट से दूर होने के कारण दिल्ली दिल्ली इस प्रभाव से वंचित रह जाता है, इस प्रभाव से वंचित रह जाता है। अतः दिल्ली में दिल्ली में दिल्ली में दिल्ली में विषम जलवायु पाया जाता है। समुद्र तल से ऊंचाई, यहां से बीपीएससी में सवाल एक बार पूछा गया है, यहां से बीपीएससी में सवाल पूछा गया है कि आगरा और शिमला एक ही अक्षांश पे है,
लेकिन क्या कारण है कि शिमला में तापमान में ज़्यादा कमी होता है? उसमें दिया है, बीपीएससी में पूछा गया सवाल है कि आगरा और शिमला एक ही अक्षांश पे है, लेकिन क्या वजह है कि शिमला में तापमान कम पाया जाता है? तो उसका समुद्र तल से ऊंचाई ही मेन कारण है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, समुद्र तल से ऊंचाई लिखेंगे। जो स्थान समुद्र तल से ऊंचा है वहां तापमान में क्रमशः कमी होती जाती है। जो स्थान समुद्र तल से जितना ऊंचा है वहां तापमान में क्रमशः कमी होते जाती है। जैसे जैसे भारत के सभी हिल स्टेशन, जैसे भारत के सभी हिल स्टेशन समुद्र तल से ऊंचे होने के कारण ही ठंडे हैं। भारत के सभी हिल स्टेशन समुद्र तल से ऊंचे होने के कारण ही ठंडे हैं। उच्चावच को लिखिएगा। उच्चावच का तात्पर्य, उच्चावच का तात्पर्य भू आकृतिक विशेषता से है। उच्चावच का तात्पर्य भू आकृतिक विशेषता से है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, घाटी इत्यादि। उच्चावच का तात्पर्य भू आकृतिक विशेषता से है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, घाटी इत्यादि। घाटी जरूर लिखेंगे, नहीं तो ऐसा लगेगा ना कि उच्चावच का मतलब सिर्फ ऊंचाई वाला इलाका हो गया। घाटी इत्यादि। चूंकि भारत में उच्चावच की विभिन्नता है, इसलिए चूंकि भारत में उच्चावच की विभिन्नता है इसलिए यहाँ की जलवायु पर इसका प्रभाव पड़ता है। यहाँ की जलवायु पर इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे 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 कश्मीर की घाटी में तापमान कम रहता है। जैसे कश्मीर की घाटी में तापमान कम रहता है। जैसे कश्मीर की घाटी में तापमान कम रहता है। ठीक है, इसको और डिटेल में बताया जा सकता है, लेकिन फिलहाल इतना ही रोकिएगा उच्चावच पे ही, नहीं तो हर एग्जाम देंगे, एग्जाम्पल देंगे पर्वत का, पठार का, मैदान का, तो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। ठीक है, उच्चावच आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे राजस्थान के लिख दीजिए, माउंट आबू जो है वो तुलनात्मक रूप से ठंडा है, जयपुर है वो गर्म है ना। बिहार में भी आप लोग कुछ लिख सकते हैं। मुंगेर में भी कोई हिल स्टेशन है क्या? कोई ऊंचा वाला इलाका है मुंगेर में भी? नहीं है। खड़गपुर की पहाड़ी, कोई हिल स्टेशन बिहार में? ऐसे ही टेम्पोरी भी छोटा ही, सोमेश्वर। तो नहीं लिख सकते हैं, हिल का मतलब है कि सोमेश्वर पर ऊंचाई का प्रभाव पड़ रहा है ना, इसलिए तापमान कम है। जैसे बिहार में लिखिएगा तो एक आध उदाहरण बिहार का दे दीजिए, एक आध उदाहरण बिहार का डाल दीजिए, ताकि लगे कि आप यहाँ के जलवायु से वाकिफ हैं पूरी तरीके से, है ना। तो सोमेश्वर बनाम कोई मैदानी इलाका कर देते हैं, गया कर दीजिए। सोमेश्वर में जहाँ तापमान कम रहता है या जलवायु वहाँ पे सम है, वहीं गया में तापमान अधिक रहता है। ठीक है, 2 उदाहरण डाल दीजिएगा, हो जाएगा बिहार का भी। तो ये आप लोग देख लिए स्थिति और उच्चावच संबंधी कारक। पूरा का पूरा समझने वाला ही है, जलवायु और जो मानसून पढ़ाएंगे वो उसमें। और हाँ, मैदानी भाग में रहना चाहिए, हम लोग इसको डिसाइड नहीं कर सकते, ये प्रकृति का है। क्या? जैसे बिहार का मान ले इलाका मैदानी क्षेत्र है, तो न्यूनतम यहाँ पे 5 डिग्री तक आता ही है, कभी कभी 4 डिग्री भी चला जाता है। लेकिन कितना रहना चाहिए ये पूछा गया है, ये तो फिर डिफाइन नहीं किया सकता है। पूरा सवाल पढ़ेंगे फिर तब समझ में आएगा। मैदानी में 40, अच्छा। मैदानी में 30 और पहाड़ी में, तो गलत तो होगा ही, तो ऐसे भी आप देख सकते हैं। अब देखिए, जैसे बीपीएससी जो सवाल बना रही है कि मैदानी इलाकों में तापमान कितना, 30 है,
वो कितना दिए, 30 रहना चाहिए, और पहाड़ी में 40 रहना चाहिए। तो ये आपके आकलन पे है। बीपीएससी अगली बार ये भी पूछ सकती है कि क्या यहाँ 45 है, क्या यहाँ पे 35, तो आपको बताना पड़ेगा। अब आप लोग अपने कॉमन सेंस के आधार पर बताइए कि क्या बिहार में 0 डिग्री जा सकता है तापमान? नहीं जा सकता है, तो वहां पे कर दीजिए। तो ये बनाया जा सकता है सवाल, वो आपको कॉमन सेंस वहां लगाना पड़ेगा। क्या बिहार में 50 रह सकता है, तो वो डिफाइन किया जा सकता है ना। लेकिन उतना ही होगा हर साल, ये नहीं कह सकते हैं, है ना। ये नहीं कह सकते हैं कि बिहार का जो तापमान है वो मिनिमम इतना ही आना चाहिए हर साल। तो देखिए, तो इस बार भी ये जो टेम्परेचर गया है 48 या 47 तक पहुंचा है ना बिहार का तापमान। इस बार गर्मी में ये इतना पहुंचा है। हो सकता है अगली बार 48 भी चला जाए, कोई नहीं कह सकता है ना। लेकिन रहना कितना चाहिए मोटा मोटी, कितना मोटा मोटी 45 के आसपास मैक्सिमम जाना चाहिए, है ना। बिहार में अधिकतम कितना जाना चाहिए, 45। तो ये हम लोग कह सकते हैं, 44 भी कह सकते हैं। मानसून का ना, हाँ, बारिश लेट आ रहा है। तो ये प्रिडिक्शन बहुत टफ है, इसका भी कोई सिद्धांत वैसा नहीं आया है। हाँ, तो इसकी व्याख्या की जाती है क्यों लेट आ रहा है। अब जैसे उसमें लेट आ रहा है कि एल नीनो का क्या प्रभाव पड़ रहा है ना। कई बार ला नीना क्या तो ये सब मानसून वाले में आपको बताएंगे। लेकिन हम जो बता देंगे वो हर बार सत्य नहीं होगा। ये तो आज के वैज्ञानिक भी नहीं बता पा रहे हैं। इतना इसरो सैटेलाइट भेज दी है, वो बता नहीं पा रही है कि दोपहर के बाद बारिश होगी कि नहीं होगी, है ना। कहाँ कोई बता पा रहा है। हाँ, हम बताएंगे इसके पीछे रीजन, बताएंगे गया का भी, समझ गए। जब हम आते हैं पूरा पढ़ाते हैं मौसम में तो बताएंगे। उच्चावच के प्रभाव के कारण ही ऐसा दिखाई देगा। जैसे पटना को देखेंगे तो पटना में जो पश्चिमी पटना है, जो पश्चिमी पटना है जैसे कि दानापुर का इलाका है, तो वहाँ पे त्रिकोणीय भूमि है, वहाँ पे पटना में सबसे कम बारिश होती है। लेकिन इस साल वहीं पे ज़्यादा बारिश हो रही है। मतलब इसकी व्याख्या इतना टफ हो गया है कि जो किताब में लिखा जाता है वो सीधा पलट गया है। इस बार बारिश यहीं पे ज़्यादा हो रही है, समझ जाइए। मतलब कोई इसका निश्चित व्याख्या नहीं कर सकता है। हैं? क्यों वहीं पे हुआ, आगे तो क्यों नहीं गया, पहले ही बरस जाता ना। बहुत कठिन है, इसकी व्याख्या साइंटिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसरो के पास तमाम डेटा है, कहाँ वो कर पा रही है। नासा कम है, लेकिन जो यूएस है वहां पे देखिए तटवर्ती इलाके में भारी बारिश हो जा रही तो मालूम चलेगी 40 लोग मर गए हैं क्या। तो व्याख्या करना बहुत कठिन है। अभी तक हम लोग के पास कोई वैसा सोर्स नहीं आया है। हम लोग जो पढ़ते हैं वो एक जनरल व्याख्या है, सामान्य व्याख्या के तहत कर दिया गया है। पहले होता क्या था ना, हम लोग जब बचपन में थे तो छठ आते आते मोटा स्वेटर पहनना शुरू कर देते थे, है ना। लेकिन अब तो ऐसे ही चल रहा है, लोग छठ आते आते क्या था कि मोटा स्वेटर पहन लेते थे, और 15 दिसंबर में तो बहुत ठंडा पड़ने लगता था। अब 15 दिसंबर तक स्वेटर की आवश्यकता नहीं पड़ रही है ना। ये शिफ्ट कर रहा है। भूगोल पढ़िएगा तो मालूम चलेगा कि एक लंबे समय के बाद जो नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल के पास हो जाता है, और जो साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल के पास होता है एक लंबे समय के बाद। जैसे भारत के भूगोल में पढ़िएगा संरचना में ही, तो राजस्थान के मरुस्थल में प्लीस्टोसिन काल की संरचना है, और प्लीस्टोसिन काल में एक हिमयुग आ गया था। हिमयुग आ गया था, यानी कि कभी ना कभी राजस्थान का जो इलाका था वो हिमयुग से प्रभावित हुआ है ना। तो बहुत जटिल व्याख्या है इसकी करना। जैसे गया है, गया है तो गया में तापमान अधिक चला जा रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण है कि वहाँ का जो चट्टान है, सरफेस है, वो पूरी तरीके से नग्न है। क्यों? क्योंकि आर्कियन चट्टानें वहाँ पे हैं, है ना। बहुत ज़्यादा वहाँ पे हरियाली नहीं है, ठीक है। दूसरा कारण ये हो गया कि जो बंगाल की खाड़ी से हवा जा रही है वो वहाँ तक पहुँच रही है, लेकिन रोकने वाला कोई अवरोधक नहीं हो रहा है।
इस कारण से गया में भारी बारिश नहीं हो पा रही है। टेम्परेचर अधिक जाने के पीछे ये भी कारण हो सकता है ना। लेकिन सिर्फ गया ही नहीं, गया वहीं पे नवादा है, वहीं पे जमुई है, तो तुलनात्मक रूप से गया में तापमान ज्यादा जा रहा है। जैसे नवादा में 40-41 जा रहा है, तो यहाँ 42 जा रहा है। समझ गए, एकदम से ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तुलनात्मक रूप से ज्यादा जा रहा है, क्योंकि ये जो रीजन है छोटा हो जाएगा, रीजन जो है ना छोटा हो जाएगा। इसी कारण से हम लोग लोकल लेवल पे गया को देख लेते हैं। लेकिन जहानाबाद में आर्थिक सर्वेक्षण में दिया है कि सबसे कम बारिश होती है जहानाबाद में। अब इसके पीछे क्या कारण होगा, इसकी व्याख्या नहीं किया गया है कि क्यों जहानाबाद में। हम लोग जो भारत की व्याख्या करेंगे वही इसके ऊपर में अप्लाई कर देंगे, यही होगा ना बस, क्योंकि बहुत छोटे क्षेत्र की व्याख्या कर रहे हैं। अब जैसे जहानाबाद में ही है, तो इस रीजन में भी कहाँ पे बारिश ज्यादा हो गई, जहानाबाद में भी कहाँ पे कम हो गई है, तो ये बहुत छोटे रीजन की व्याख्या करना हो जाएगा, जो कि असंगत है, गलत है ना। अब आज ये दूसरा हम लोग देखते हैं, मौसम को प्रभावित करने वाले कारक। तो मौसम को प्रभावित करता है तापमान, ठीक है, तापमान करता है। दूसरा वायु दाब, तापमान कैसे करता है, तापमान ज्यादा हो गया, कम हो गया, कम हो गया तो ठंडा आ गया, ज्यादा हो गया तो गर्मी आ गया। वायु दाब, हवा, अगर हाई प्रेशर रहा तो बारिश होगी ही नहीं, हाई प्रेशर रहा तो बारिश कैसे होगी। लो प्रेशर रहा तो वो हाई प्रेशर को खींचेगी, या वर्षा वाला जो हवा है उसको खींचेगी, तो वर्षा होगा, तो मौसम को प्रभावित करेगा। पवनों की दिशा और गति, जब ट्रेड विंड नॉर्थ ईस्ट वाला चलेगा तो बारिश नहीं होगा, और जब मानसून के समय में जो साउथ वेस्ट वाली हवा है, दक्षिण पश्चिमी हवा है, वो चलेगी तो बारिश होती है। आर्द्रता भी प्रभावित करता है, आर्द्रता रहेगा तो वर्षा होगी, और वर्षण भी प्रभावित करता है, अगर वर्षा हुआ तो वैसे भी तापमान कम हो जाता है ना। तो मौसम को प्रभावित करने वाले ये कुछ कारक हैं, इसको अब हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। अब इस आधार पर भारत के मौसम को 4 भागों में बांट दिया गया है। 15 दिसंबर से 15 मार्च तक का जो समय होता है वो विंटर का रहता है, शीत ऋतु हो गया, ठीक है। जो समर सीजन हो गया, ग्रीष्म ऋतु हो गया, वो हो गया 16 मार्च से 15 जून तक। उसके बाद वर्षा हो गया, और उसके बाद शरद ऋतु हो गया 16 जून से 15 सितंबर, ये वर्षा। तो 4 भागों में भारत के ऋतु को बांट दिया गया है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, सवाल पूछा जा सकता है कि ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक रहता है, तो मध्य मार्च से लेकर के मध्य जून तक। वर्षा ऋतु मध्य जून से लेकर के, है ना, मध्य सितंबर तक। वो ये दिसंबर कर लीजिएगा, दिसंबर, टाइपिंग में सितंबर वाला लगता है, वहां पे पेस्ट हो गया है। 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक। अब इसमें देखिए कैसे सवाल पूछा जा सकता है। मॉनसून लौटना कब शुरू हो जाता है, 15 सितंबर के बाद से। वर्षा काल जैसे समाप्त होता है तो मानसून लौटना शुरू हो जाता है ना। उसके बाद देखिए वर्षा ऋतु का पूरा जो सीजन है वो जून से लेकर सितंबर तक है। 1 जून को केरल में मानसून आ जाता है। पटना में मानसून आने का जो डेटा है वो 10 जून से है, लेकिन अब आ नहीं रहा है। लेकिन वर्षा ऋतु का जो डिवीजन किया गया वो 16 जून से लेकर 15 सितंबर तक कर दिया गया है। तो भारतीय मौसम विभाग के द्वारा ये 4 डिवीजन कर दिया गया है, और जो डेट लिखा गया है हम लोग उसी डेट को फॉलो करेंगे। अपने मन से नहीं कर देंगे कि 1 जून को वर्षा हो जा रही है केरल में, है ना, वैसा नहीं करेंगे। जब यहाँ की जो संस्था है वो डिवीजन की है 16 जून से, पूरे भारत को देखते हुए किया गया है ना। अब जैसे 1 जून से कह दें कि वर्षा आ गया है तो पूरे भारत में तो आया नहीं है। 16 जून तक लगभग पूरे भारत में बारिश होना शुरू हो जाता है। यानी कि भारत का जो पश्चिमी इलाका है जो राजस्थान तक है, 16 जून आते आते यहाँ तक वर्षा होना शुरू हो जाता है। तो चारों लिख लीजिएगा। अब देखिए शीत ऋतु को समझते हैं। शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि, यानी कि इसमें तापमान कैसा है, इसमें पवन का वेग कैसा है, पवनों की दिशा कैसी है, ठीक है, वर्षा कैसी है, ये हम लोग देखेंगे। तो शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि, और इसका पहला पॉइंट उठाते हैं धरातलीय वायु दाब और पवने। वायु दाब और पवन। हम लोग अभी कौन से समय को पढ़ रहे हैं,
यानी कि मध्य दिसंबर से लेकर मध्य मार्च तक का समय, और मध्य दिसंबर से लेकर के मध्य मार्च का जो समय होता है वो मध्य एशिया और पश्चिम एशिया में हाई प्रेशर का समय होता है। मध्य एशिया और पश्चिम एशिया में हाई प्रेशर का समय होता है। तो शीत ऋतु जैसे ही आता है, मध्य एशिया की ठंडी हवा का प्रभाव भारत की तरफ शुरू हो जाता है। शीत ऋतु में क्या होता है कि स्थल पर हाई प्रेशर बन जाता है। वो स्थल का हिस्सा कौन सा है? मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया। तो इन सब इलाकों में हाई प्रेशर बन जाता है, तो ये हवा पाकिस्तान होते भारत में प्रवेश करना शुरू कर देती है। ठीक है, क्योंकि उत्तर में हिमालय है, उत्तर में हिमालय के कारण साइबेरियाई हवा यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगी। तो इस हवा से भारत जो है बच जाता है। लेकिन मध्य और पश्चिम एशिया का जो ठंडी हवा है वो भारत में प्रवेश करना शुरू कर देता है, यानी कि पंजाब के रास्ते प्रवेश करना शुरू कर देता है। तो ठंड ऋतु में जब प्रवेश करना शुरू कर देता है तो भारत का जो ये इलाका है, यानी कि मध्य गंगा घाटी तक का, मध्य गंगा घाटी या मध्य गंगा का मैदान तक, इस हवा का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। यही कारण है कि शीत ऋतु में अचानक से तापमान कम हो जाता है और हम लोग को ठंड ज्यादा लगने लगती है। इसका तात्पर्य होगा कि आपके परीक्षा में पूछा जाएगा कि शीत ऋतु में मध्य मैदानी इलाकों में किस हवा का प्रभाव होता है। तो मध्य और पश्चिमी एशिया में जो ठंडी हवा है उसका प्रभाव होना शुरू हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक और सवाल पूछा जा सकता है कि शीत ऋतु में भारत में पहले कौन हवा चल रही होती है? उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन। समझ पा रहे हैं? जैसे हवा कर्क रेखा से विषुवत रेखा की ओर चलती है, कौन सी हवा? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, है ना। तो मोटा मोटी आप मानिए कि भारत में ठंड ऋतु में पहले यहाँ पे जो हवा का प्रभाव था वो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन का था। अयनवर्ती का मतलब हो गया ना कि 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण। लेकिन 23.5 डिग्री उत्तर भी जो है वो पूरा का पूरा एक जोन रहेगा, थोड़ा उसके आगे भी थोड़ा उसके बाद भी, है ना। तो ये पूरा का पूरा जो इलाका है ये नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन का इलाका होता है। तो ये हवा चलती है, हम लोग को उतना ठंड का असर नहीं लगता है। लेकिन देखते हैं कि अचानक से क्या हुआ कि ठंड बढ़ गया है। इसका मतलब ये हो गया कि मध्य एशिया की जो ठंडी हवा है वो भारत में प्रवेश करना शुरू कर देती है। आप लोग देखे होंगे कि न्यूज़पेपर में पंजाब का टेम्परेचर अचानक से 2 डिग्री दिख रहा है, चंडीगढ़ में 2 डिग्री दिख रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? यही हवा है, यही हवा है। इसी हवा के कारण पंजाब में 2 डिग्री तक तापमान चला जाता है। और जैसे जैसे हवा आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे थोड़ी थोड़ी गर्म होती जाएगी और मध्य गंगा के मैदान तक इसका प्रभाव दिखाई देना शुरू हो जाता है ना। कलकत्ता में आप सुने हैं कि 2 डिग्री हो गया टेम्परेचर? नहीं, वहां पे 2 कारक हैं। एक तो वो मध्य एशिया की ठंडी हवा के प्रभाव से बचा रहता है और दूसरा वहां पे समुद्र है, लगभग 400 किलोमीटर के आसपास में समुद्र है। तो जो शीत ऋतु है, शीत ऋतु में जो धरातलीय वायुदाब है वो मध्य एशिया पे हाई प्रेशर बना रहता है ना। और उस हाई प्रेशर से हवा भारत में उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ से प्रवेश करना शुरू कर देती है। इस कारण से भारत में अचानक से तापमान में गिरावट हो जाती है और यहाँ पे ठंड बढ़ जाता है। और इस हवा का प्रभाव मध्य गंगा के मैदान तक ज्यादा दिखाई पड़ता है, मध्य गंगा के मैदान तक ज्यादा दिखाई पड़ता है। हम लोग के यहाँ भी तो होता है ना कि अचानक से तापमान कम हो जाता है, ठंडा लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, दूसरा हो जाता है जेट प्रवाह और ऊपरी वायु का परिसंचरण। अभी हम जिस हवा की बात कर रहे थे वो लैंड पे, स्थल पे चलने वाली हवा थी। लेकिन वायुमंडल के ऊपरी भाग में एक विशेष प्रकार की हवा चलती है, लगभग 9 से 18 किलोमीटर, कहीं कहीं पे 9 से 16 भी रहेगा, वो एक ही बात है। तो 9 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर कुछ विशेष प्रकार की हवा चलती है, उसको हम लोग जेट प्रवाह के नाम से जानते हैं। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इसको खोज लिया गया था, तो जेट प्रवाह कहते हैं। और ऊपरी वायु का जो परिसंचरण है इसका प्रभाव पड़ता है। अब देखिए इसको समझना है। शीत ऋतु में क्या होता है कि ऊपरी वायुमंडल से हवा भारत में प्रवेश करना शुरू कर देती है। इसको ऐसे समझिए। अब जैसे मान लीजिए कि पश्चिमी जेट प्रवाह चल रही है और इस जेट प्रवाह का भारत में पहुंचने के बाद क्या असर पड़ रहा है। तो ये हवा है, इसका नाम है पश्चिमी जेट प्रवाह। पश्चिमी जेट प्रवाह, पश्चिमी जेट प्रवाह का जो क्षेत्र होता है वो लगभग 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के पास
होता है। तो उस अक्षांश के आसपास इस हवा का ऊपरी वायुमंडल में बहुत तेजी से प्रवाह होता है। और ये हवा जब पश्चिम की तरफ से आती है तो तिब्बत के पठार के कारण यह हवा दो भागों में बंट जाती है। हम नीचे की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऊपरी वायुमंडल की बात कर रहे हैं। तो ऊपरी वायुमंडल में हवा चल रही है और तिब्बत के पठार के कारण एक दिशा इसकी तिब्बत के पठार के उत्तर की ओर चल जाती है। इसका भारत के जलवायु पे कोई प्रभाव नहीं है। और इस शाखा यानी कि जो पश्चिमी जेट प्रवाह की जो दक्षिणी शाखा है, इस हवा का जो प्रभाव है भारत में पड़ना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही पश्चिमी जेट प्रवाह का प्रभाव भारत में पड़ना शुरू हो जाता है तो पश्चिमी जेट हवा जो है वो अपने साथ मध्य एशिया की जो ठंडी हवा है उसको भी लाता है। ठीक है, तो इस कारण से भी भारत में तापमान कम हो जाता है। ठीक है, तो पश्चिमी जेट प्रवाह का जो प्रभाव है उस कारण से भारत में तापमान कम हो जाता है। इसका जो दूसरा प्रभाव है, पश्चिमी जेट प्रवाह अपने साथ है भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर के पास छोटे छोटे वेस्टर्न डिस्टरबेंस की उत्पत्ति होती है जिसको हम लोग पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। तो इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत में वर्षा होना शुरू हो जाती है। बात समझ पा रहे हैं? पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उत्पन्न हो रहा है? भूमध्य सागर पे। विक्षोभ क्या हो गया? डिस्टरबेंस क्या हो गया? वैसी हवा जो अपने साथ डिफरेंट टाइप के क्वालिटीज को धारण की है। जैसे उस हवा में नमी भी है, नमी भी है। तो ये नमी युक्त जो हवा है वो आगे आकर के भारत में वर्षा कराना शुरू कर देती है। इसीलिए इसका नाम दे दिया गया वेस्टर्न डिस्टरबेंस। यानी कि अपने यहाँ जो जलवायु अभी समकारी स्थिति में है, या आप कह सकते हैं कि एक समान जैसा है, अचानक से वेस्टर्न डिस्टरबेंस आया और यहाँ पे बारिश होना शुरू हो गया, तो कहीं ना कहीं जलवायु में डिस्टर्ब कर रहा है। तो इसका नामकरण कर दिया गया वेस्टर्न डिस्टरबेंस। और वेस्टर्न क्यों? क्योंकि वो वेस्ट की तरफ से भूमध्य सागर की तरफ से आ रहा है। तो पश्चिमी जेट प्रवाह अपने साथ भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ को लेकर के आता है और इस कारण से भारत में इसका प्रभाव वर्षा के रूप में दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि भारत में शीतकालीन वर्षा होती है और इस वर्षा की मात्रा लगभग 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और भारत में रबी की फसल के लिए बड़ा उपयोगी रहता है। भारत में रबी कौन कौन सा? जैसे गेहूं, जैसे मटर, चना इत्यादि। ठीक है, तो रबी की फसल के लिए यही बारिश बहुत इंपॉर्टेंट है। तिब्बत का ऊंचाई 6000 मोटा मोटी मीटर माना जाता है, लेकिन हवा जब आ रही है तो हवा अपने साथ थोड़ा नीचे हो जाती है, समझ गए? इस कारण से दो भागों में बट जाती है। इस हवा एक लाइन में नहीं ना बहेगी, हवा एक लाइन में नहीं बहती है ना। तो कहीं कहीं किताब में 9 से 18 भी है और एनसीईआरटी खोलिएगा तो 3 किलोमीटर पे ही दिखाई देता है। एनसीईआरटी को जब आप ओपन करेंगे तो 3 किलोमीटर पे ही इसका व्याख्या कर दिया, लेकिन 3 किलोमीटर थोड़ा ज़्यादा नीचा हो जाता है, इसलिए उस डेटा को लेना सही नहीं है। तो मोटा मोटी परिभाषा दिया गया है क्लाइमेटोलॉजी में, 9 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पे ऊपरी वायुमंडल में तीव्र गति से चलने वाली हवा को हम लोग जेट प्रवाह कहते हैं। इसका खोज सेकेंड वर्ल्ड वार के समय किया गया था। जो रॉकेट था ना, या जो विमान था, उसको ना बहुत अवरोध उत्पन्न हो रहा था। तो वैज्ञानिकों को लगा कि हमारे जेट विमान में इतना अवरोध क्यों उत्पन्न हो रहा है। तो उसी जेट के कारण, या जेट में अवरोध उत्पन्न होने के कारण उस हवा को नाम ही दे दिया गया जेट प्रवाह। सेकेंड वर्ल्ड वार के समय खोजा गया था। तो इस कारण से भारत की जलवायु पर असर पड़ता है। अब देखिए, पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ वही है जो पश्चिमी जेट के कारण भारत में प्रवेश करता है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के आसपास वाले इलाकों में उष्णकटिबंधीय चक्रवात चलना शुरू कर देता है। चक्रवात क्या होता है? चक्रवात निम्न दाब का केंद्र होता है, लो प्रेशर होता है, जिसमें बाहर से अंदर की ओर हवाएं बहुत तेजी से चलती हैं। चक्रवात क्या है? एक केंद्र होता है, लो प्रेशर का केंद्र है। अगर हम चक्रवात कहते हैं, इसका मतलब कि उसके भीतर में लो प्रेशर का केंद्र है, जिसमें बहुत तेजी से हवाएं केंद्र की तरफ प्रवाहित होती हैं। तो ये चक्रवात बंगाल की खाड़ी के आसपास वाले इलाकों में उत्पन्न होता है। यही कारण है कि शीतकाल में आपको आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में बारिश दिखाई देगा, तमिलनाडु में बारिश दिखाई देगा। ठीक है, तो शीत ऋतु में भारत की जलवायु पे 3 प्रकार के
मौसमी क्रियाविधि दिखाई देंगी। एक तो धरातलीय वायुदाब और पवनों के कारण भारत में जो जलवायु वो डिफरेंट हो जाता है, जेट प्रवाह और ऊपरी वायु परिसंचरण के कारण, और पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो इन सब का प्रभाव रहेगा शीत ऋतु पे। समझ पा रहे हैं? अब इसको और हम ओपन करते हैं। तो शीत ऋतु में तापमान क्या है, समझ गए या नहीं समझे हैं? नहीं समझे होंगे तो एक बार एनसीईआरटी आप लोग ओपन कीजिएगा, अब आपको पूरा विस्तार से समझ में आएगा। नहीं तो नहीं, मतलब बहुत ही बोरिंग चैप्टर है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं होता, मतलब पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल है। थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन इस दिक्कत को भरने के लिए आप लोग एक बार घर में जाकर के कम से कम 1-2 घंटा एनसीईआरटी वाला पढ़िएगा। वो आपको गूगल पर ना पीडीएफ मिल जाएगा। जैसे ही आप गूगल में जलवायु एनसीईआरटी करेंगे तो चला आएगा वो पीडीएफ। ठीक है, जलवायु और एनसीईआरटी करके सर्च कर लीजिएगा, वो पीडीएफ आ जाता है, उसको पढ़ लीजिए। इससे बेहतर किसी में दिया ही नहीं है। हाँ, बुक में भी होगा, मतलब बुक अगर ना हो तो हम बता रहे हैं। अगर बुक नहीं है तो गूगल में जाकर के जलवायु और एनसीईआरटी कर देने से वो पूरा का पूरा पीडीएफ आ जाता है, और उसको एक बार जरूर पढ़िएगा, कम से कम एक बार। दिक्कत होगा तो हम कल फिर वापस समझाएंगे आप लोगों को। ठीक है, अभी 2 दिन का क्लास रहेगा इस पे, कल भी रहेगा, लेकिन समझ जरूर लीजिएगा, समझ जरूर लेना है। अब शीत ऋतु में भारत में तापमान कैसा रहेगा, शीत ऋतु में तापमान कैसा रहेगा, अब आप लोग खुद मोटा मोटी समझिए। औसत तापमान बताया गया है भारत में 21 डिग्री सेल्सियस। शीत ऋतु का जो तापमान है 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास में रहता है, और ग्रीष्म ऋतु में भारत का औसत, मतलब पूरे भारत का औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है ना। तो शीत ऋतु भारत में नवंबर के मध्य से या दिसंबर के मध्य से आरंभ हो जाती है, और इस समय उत्तरी मैदान में जनवरी और फरवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। क्यों होते हैं, आपको समझ में आ रहा है क्यों होते हैं? मतलब शीत ऋतु में जनवरी और फरवरी यानी कि सबसे ठंडे महीने उत्तरी मैदान में क्यों होते हैं? क्योंकि मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवा का प्रभाव यहाँ पड़ जाता है। अब जैसे पूछा जाए कि शीत ऋतु में पंजाब में बिहार की तुलना में क्यों तापमान कम रहता है? मध्य एशिया या पश्चिमी एशिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं, उस कारण से सबसे पहला प्रभाव भारत में पंजाब में ही पड़ेगा, और जैसे जैसे पूरब की तरफ ये हवा बढ़ेगी वैसे वैसे घर्षण के कारण गर्म होती जाएगी। इस कारण से बिहार में उतना तापमान कम नहीं होता जितना पंजाब में हो जाता है। आप लोग अखबार खोलिएगा तो देखिएगा ना, चंडीगढ़ में 2 चला गया, 1 डिग्री भी चला गया है इसी बार का। तो इसके पीछे वही कारण है, मध्य एशिया पश्चिम एशिया से आने वाली ठंडी हवा। और मान लीजिए हिमालय नहीं रहता ना, तो बिहार और ज्यादा तापमान कम पाता। क्यों? क्योंकि उत्तर की तरफ से आने वाली जो ध्रुवीय पवन है वो यहाँ के तापमान को कम कर देती है ना। औसत दैनिक तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, रात्रि का तापमान काफी कम हो जाता है। पंजाब और राजस्थान में हिमांक से भी नीचे। अब देखिए पंजाब आ गया, राजस्थान आ गया, हिमांक से भी तापमान नीचे चला जा रहा है। ठीक है, अब राजस्थान में तापमान कम होने का एक और कारण है, एक और कारण है कि जितना ज्यादा वो दिन में तापमान प्राप्त करता है उतनी ही तेजी से उसका वायुमंडल में उत्सर्जन भी हो जाता है। तो इस कारण से राजस्थान में तापमान हिमांक से भी नीचे चला जाता है। अब देखिए शीत ऋतु को थोड़ा और डिफाइन करते हैं। शीत ऋतु, आप लोग को पता चल गया कि जनवरी और फरवरी में उत्तरी जो मध्य में उत्तरी मैदान है, यहां पे तापमान कम है, कम है, और इसी की तुलना में जो प्रायद्वीपीय भारत है वहां पे तापमान कैसा रहेगा? विषुवत रेखा के प्रभाव के कारण वहां पे तापमान अधिक रहेगा। समझ गए? विषुवत रेखा के प्रभाव के कारण दक्षिण भारत में तापमान अधिक रहेगा, क्योंकि वहां पे मध्य एशिया की हवा पहुंच ही नहीं पा रही है ना। इस कारण से वहां पे तापमान अधिक रहेगा। और दूसरा, समुद्र का प्रभाव पड़ रहा है, समुद्र के प्रभाव के कारण भी वहां पे टेम्परेचर कम हो ही नहीं पा रहा है ना, मॉडरेट रहा है। तो शीत ऋतु में भारत का पूरा जो तापमान है वो मोटा मोटी 21 डिग्री सेल्सियस बताया गया है। ठीक है, ये सब विशेषता तापमान का आप लोग ध्यान रखेंगे, तापमान का। अब देखिए शीत ऋतु में भारत में वायु दाब कैसा रहेगा? शीत ऋतु में भारत में वायु दाब कैसा रहेगा? तो पूरे भारत में हवा जो है ऐसे चलती है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन के कारण हवा जो है, यानी कि जो स्थल है वहां पे हाई प्रेशर रहता है और समुद्र पे लो प्रेशर रहता है। समझ गए?
स्थल पे क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर रहेगा, समुद्र पे लो प्रेशर रहेगा, तो हवा की दिशा कैसे रहेगी, स्थल से समुद्र की तरफ। यानी कि शीत ऋतु में भारत में हवाओं की दिशा, खास करके उत्तर भारत में हवाओं की जो दिशा, पवनों की जो दिशा है, जो दिशा है वो स्थल से समुद्र की ओर रहता है, स्थल से समुद्र की ओर रहता है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक और विशेषता को ध्यान रखेंगे, अगर हवा स्थल से समुद्र की तरफ चल रही है तो अपने साथ ये ह्यूमिडिटी या आर्द्रता को नहीं रखी है, इसका मतलब कि बारिश नहीं होगा। ये हवा कैसी होगी, यानी कि शीत ऋतु में स्थल पे चलने वाली जो हवा है वो सूखी है, शुष्क है, समझ गए। और इसी को अपोजिट कर देंगे गर्मी में, तो समुद्र से हवा आएगी स्थल की तरफ, वो अपने साथ नमी लेकर के आती है, इस कारण से भारत में वर्षा होता है ना। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो शीत ऋतु में तापमान और वायु दाब में कोई दिक्कत आपको, वायु दाब में कोई दिक्कत, ठीक है। और इस आधार पे आप हवा की विशेषता को बता दें कि वो शुष्क है ना, वो शुष्क है। अब शीत ऋतु में तापमान का मोटा मोटी एक मैप दिया गया है। भारत में देखें तो 10 डिग्री का जो तापमान का है वो श्रीनगर होते होते भारत में 10 डिग्री है, 15 डिग्री है, 15 डिग्री है, और नीचे में 25 डिग्री है, ठीक है। इस आधार पे औसत तापमान भारत में 21 डिग्री सेल्सियस बताया गया है, ठीक है। तो स्वेटर यहाँ के लोग पहन पाएंगे 25 डिग्री में नहीं, लेकिन यहाँ के लोग 10 डिग्री में पहन लेंगे, है ना। अब इसमें भी डिफरेंस है, थोड़ा घाटी में जाएंगे तो और तापमान कम हो गया है ना। यहाँ ऊंचाई है दार्जिलिंग में तो यहाँ और तापमान कम हो जाएगा। यानी कि एक अक्षांश में भी जो क्षेत्र है उसमें भी तापमान में विभिन्नता है ना। यही कारण है कि पूछा गया था कि एक ही अक्षांश पे आगरा भी है, एक ही अक्षांश पे दार्जिलिंग भी है, या शिमला भी है, तो तापमान में कमी के कारण शिमला में ठंडा है, ऊंचाई हो जाता है। तो शीत ऋतु का आप लोग देख लिए तापमान, वायु दाब। और शीत ऋतु में वर्षा की मात्रा देखिए। शीत ऋतु में भारत में वर्षा होती है कहां कहां पे, ये सब आप पॉइंट समझ गए। शीत ऋतु में उत्तरी भारत में अत्यधिक ठंड पड़ने के क्या कारण है, तो पंजाब और हरियाणा जैसा समुद्र से दूर हैं, एक तो कारण ये हो गया। दूसरा, मध्य एशिया से आने वाले, मतलब एनसीईआरटी इतना ही किया लेकिन आप लोग थोड़ा ज्यादा जान लीजिए, समझ लीजिए, मध्य एशिया से आने वाले पवनों के कारण भी वहां तापमान ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। हिमालय के क्षेत्रों में हिमपात होती है, क्यों होती है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बारिश होती है ना, इस कारण से हिमपात शुरू हो जाता है। और कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनों का भारत में प्रवेश, जो उत्तर की तरफ से हवा आ रही है या पश्चिम की तरफ से जो हवा प्रवेश कर रही है, तो जो मध्य एशिया की हवा है वो जब चलती है तो बीच में ना कैस्पियन सागर पड़ेगा, ठीक है, या तुर्कमेनिस्तान, तो ये सब पड़ने के कारण हवा और तुलनात्मक रूप से ठंडी हो जाती है और ठंडी पवनों का भारत में प्रवेश होता है। इसी कारण से उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड पड़ने लगता है ना। जो एनसीईआरटी है वो ये भी लिखती है कि पश्चिमी जेट प्रवाह जब पश्चिम की तरफ से भारत में प्रवेश करती है तो जब वो कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान के पास से गुजरती है तो वहां की ठंडी हवा की जो विशेषता होती है वो ग्रहण कर लेती है, तो इस कारण से वेस्टर्न जेट जो है वो और ठंडा हो जाता है, इस कारण से भारत में अत्यधिक ठंड पड़ना शुरू हो जाता है ना। तो ये सब पॉइंट आप लोग समझ के आधार पर कर लेंगे, इतना तो कर ही लेंगे ना, ठीक है। अब जैसे हिमालय के क्षेत्र में हिमपात हो जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण होगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो गया, ठीक है। प्रायद्वीप भारत में अब वैसा कोई ठंडा नहीं पड़ेगा जितना नॉर्थ में है, ये समझ गए आप लोग। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण और भूमध्य रेखा के निकटता के कारण तापमान के वितरण में बहुत कम बदलाव होता है, यानी कि न ज्यादा ठंडा न ज्यादा गर्मी। तिरुवनंतपुरम में जो तिरुवनंतपुरम है वहां पर जनवरी का तापमान 31 डिग्री है ना, और जून में यह तो डिफरेंस कम रहा, यानी कि दैनिक और वार्षिक तापांतर यहाँ पे कम रहा। क्यों, क्योंकि वहां पे समुद्र का प्रभाव है और विषुवत रेखा से निकटता है, दो वजह हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। आप एक और तीसरा कारण डाल सकते हैं
कि प्रायद्वीपीय भारत में शीत ऋतु के कम होने के पीछे उत्तरी भारत की तुलना में, मतलब उत्तरी भारत में क्या है कि मध्य से की ठंडी हवा आ रही है, उत्तरी भारत में वेस्टर्न जेट का प्रभाव पड़ रहा है, वो प्रभाव साउथ इंडिया में नहीं पड़ रहा है। तो दो और कारण आप लोग समझ के आधार पर जोड़ सकते हैं, कर सकते हैं ना। जैसे मेंस में सवाल पूछा जाए कि क्या वजह है या प्रायद्वीपीय भारत में शीत ऋतु के तुलनात्मक रूप से कम पड़ने के आप कारणों की व्याख्या करें, कारणों की व्याख्या करें, तो दो कारण आपको दिख रहा है यहाँ पे। तीसरा कारण आप लोग बता दीजिए, ध्रुवीय जेट पश्चिमी जेट प्रभाव है ना, और दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तीसरा बता दीजिए मध्य एशिया से चलने वाली जो ठंडी हवा है वो यहां तक नहीं पहुंच पा रही है, उसका प्रभाव कहां तक है, मध्य गंगा के मैदान तक ही है। तो आपका पॉइंट और बड़ा हो जाएगा, 200-250 शब्द में बता दीजिए आप लोग। उसके बाद देखिए शीत ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में होने वाली वर्षा, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो वर्षा होती है वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार तक ही हो पाती है। बिहार आते आते वो जो है शुष्क हो जाती है, सूखा हो जाता है। यानी कि भूमध्य सागर से जो हवा नमी लेकर के आ रही है, उस नमी का प्रभाव धीरे धीरे पूरब की तरफ बढ़ने पे कम होते जा रहा है। यानी कि पंजाब में बारिश ज्यादा होगी 25 सेंटीमीटर, हरियाणा में कम, दिल्ली में कम, तुलनात्मक रूप से बिहार आते आते और कम हो जाता है। ठीक है, तो ये क्यों वर्षा हो रही है, क्योंकि पश्चिमी जेट प्रवाह अपने साथ भूमध्य सागर से उठने वाले छोटे छोटे चक्रवातों की जो विशेषता होती है, जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा गया है, वो पश्चिमी विक्षोभ को भी अपने साथ लेकर के आती है ना। इस कारण से भारत में शीत ऋतु में वर्षा होती है। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग में थोड़ा बहुत वर्षा हो जाती है, वो डिपेंड करता है कि पश्चिमी जेट प्रवाह कितना प्रभावशाली है, जितना इफेक्टिव रहेगा उसकी वर्षा की मात्रा उतनी ही बढ़ेगी। थोड़ी बहुत वर्षा अरुणाचल प्रदेश और असम में भी हो जाती है। तो शीत ऋतु में भारत में होने वाली वर्षा के इन 3 मुख्य क्षेत्रों को आप ध्यान में रखेंगे। कहां कहां पे होती है, ये पूछा जाता है, शीत ऋतु में कहां कहां होती है पूछा जाता है। अब देखिए एक इलाका हो जाता है कोरोमंडलीय तट। क्या वजह है कि कोरोमंडल के तट पे शीत ऋतु में बारिश होती है, यानी कि नवंबर दिसंबर के आसपास में बारिश होती है। यहां जो वर्षा हो रही है ये जनवरी या फरवरी में हो रहा है, ये जनवरी या फरवरी में, यानी कि जाड़ा ऋतु जब बीतने लगता है तब। और जाड़ा ऋतु शीत ऋतु के प्रारंभ में कोरोमंडल के तट पे वर्षा आ जाती है। इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे कारण यह है कि जब मानसून लौट रहा होता है, मध्य सितंबर के बाद से जब मानसून लौटना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद से बंगाल की खाड़ी से यह हवा नमी ले लेती है, और नमी लेने के बाद यहाँ पहुंचती है नवंबर के मध्य तक, और यहाँ पे भारी बारिश कराती है। तो शीत ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में तो वर्षा होती है, लेकिन दक्षिण भारत में भी वर्षा होती है। उत्तर पश्चिम में बारिश जो होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है, लेकिन दक्षिण भारत यानी कि कोरोमंडल के तट पे, यानी कि आंध्र प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग, कर्नाटक का दक्षिण पूर्वी भाग, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इसके बाद केरल, इन सब राज्यों में वर्षा हो रही है लौटते हुए मानसून के कारण। ये लौटते हुए मानसून लौटते वक्त बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण कर लेती है और कोरोमंडल तट पे वर्षा करा देती है। हैं? क्या उत्तर पूर्वी? तो उत्तर पूर्वी मानसून कहेंगे इसको, जो लौटता हुआ मानसून है वो उत्तर पूर्वी मानसून ही होता है। हैं? हाँ, जैसे भारत में अभी जो बारिश हो रही है उसको हम लोग दक्षिण पश्चिम मानसून कह रहे हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी कि मानसून आ गया, ये स्टेटमेंट हम बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि दक्षिण पश्चिम हवा आने लगी। ठीक है, और अगर हम कहते हैं लौटते हुए, तो लौटते हुए मानसून का जो दिशा है वो उत्तर पूर्वी हो जाता है। समझ गए, मतलब उत्तर पूर्व से हवा ये चल रही है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्वी हवा यानी कि लौटते हुए मानसून से कोरोमंडल के तट पे वर्षा हो रही है। कब हो रही है? हैं? हाँ हाँ, तो इसको ये तमाम नाम दिया गया है, लेकिन वर्षा हो कहाँ रही है? कोरोमंडल के तट पे, शीत ऋतु के जस्ट प्रारंभ होने समय। हाँ, लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, इस कारण से ये बारिश हो जाती है। ठीक है, जब भी कोई हवा जाएगी ना कहीं पे भी, तो समझिए कि लो प्रेशर है। तभी आप लोग कूलर का प्रभाव देखते ही होंगे घर में, इतना ह्यूमिडिटी कर देता है वो, है ना।
तो ह्यूमिडिटी कारण क्या होता है, हम लोग को ठंडा, ये ठंडा लगने लगता है, नहीं ना। ह्यूमिडिटी कारण क्या होता है, उमस हो जाता है, बेचैनी हो जाता है, वो कूलर ये काम करता है। इसलिए कूलर के लिए हवा आर पार जाना चाहिए ताकि ह्यूमिडिटी स्टोर नहीं हो सके। क्लियर हो गया ये वाला। तमिलनाडु के तट पे वर्षा क्यों होती है, लौटते हुए मानसून से। ठीक है, अब यही सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा कि शीत ऋतु में भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से निम्नलिखित में से कहाँ पे वर्षा होती है और कहाँ पे नहीं होती है। तो कहाँ पे होती है, यानी कि पूरा का पूरा पंजाब से लेकर के बिहार तक का इलाका हो गया, या प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर वाला क्षेत्र हो गया, या बहुत इसका प्रभाव रहा तो अरुणाचल तक गया। तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से प्रभावित होगा, बारिश होगी। लेकिन दक्षिण भारत में भी तो जाड़ा में वर्षा हो रही है, इसके पीछे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कारण नहीं है। क्या कारण है, लौटता हुआ मानसून। ठीक है, तो यही विकल्प छांटना रहेगा कि शीत ऋतु में लौटते हुए मानसून से निम्नलिखित में से कहाँ बारिश होती है। अब चाहे वो कोरोमंडल का तट दे दे, या तो राज्य के रूप में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, यही सब रहेगा, है ना। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब देखिए ग्रीष्म ऋतु, यानी कि शीत ऋतु जो आप लोग पढ़े हैं, उसमें आप लोग तापमान को समझ गए, कहाँ कहाँ पे क्या तापमान रहेगा। शीत ऋतु में तापमान प्रायद्वीपीय भारत में ज्यादा कम रहेगा या उत्तरी भारत में, उत्तरी भारत में ज्यादा कम रहेगा। ठीक है, तापमान का असर हो गया। उसके बाद वायु दाब अगर हम कहें तो स्थल पे क्या रहेगा, स्थल पे हाई प्रेशर रहेगा, वायु दाब स्थल पे हाई प्रेशर रहेगा। उसके बाद वर्षा कहाँ कहाँ पे होगी, उत्तरी मैदान, यानी कि पंजाब से लेकर के बहुत इफेक्टिव रहता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और दक्षिणी भारत में कोरोमंडल तट पे बारिश होगी, कोरोमंडल तट पे बारिश होगी। और उसके बाद आप लोग क्या देखे थे शीत ऋतु में, हाँ ठीक है, इतना ही देखे थे। उसके बाद जेट प्रवाह का भी देख लेते थोड़ा बहुत, जेट प्रवाह। अब आपसे ये सवाल पूछे कि शीत ऋतु में भारत में पश्चिमी विक्षोभ को लाने में किसका योगदान है, उत्तरी जेट प्रवाह का, पश्चिमी जेट प्रवाह का, पूर्वी जेट प्रवाह का, किसका रहेगा, पश्चिमी जेट प्रवाह का। ठीक है, और यही गर्मी में देखेंगे आप लोग तो पूर्वी जेट का प्रवाह है। अंतर समझ में आ रहा है, जाड़ा में हम लोग क्या देखें, पश्चिमी जेट प्रवाह, और गर्मी में पूर्वी जेट प्रवाह। तो जो तिब्बत का पठार है वो जेट हवा को दो भागों में बांटा, तो यही हवा बाद में आगे चल करके इसकी दिशा ऐसे हो जाती है, इसी को हम लोग पूर्वी जेट कहते हैं। पूर्वी जेट कोई अलग जेट नहीं है, पूर्वी जेट एक अस्थायी जेट है। सारे जेट में, मतलब ध्रुवीय जेट उत्तरी जेट हो गया है ना, या पश्चिमी जेट हो गया, पूर्वी जेट हो गया, तो इन सब जेट में पूर्वी जो जेट है वो अस्थायी जेट होता है। ये कब होता है, सिर्फ और सिर्फ गर्मी के मौसम में ही भारत में चलता है ना। तो अभी हम लोग देखेंगे। उसके बाद उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जैसे हम लोग देखते हैं कि मानसून प्री वर्षा हो रही है, प्री मानसून वर्षा कब, मार्च अप्रैल में। मार्च अप्रैल में देखिए तो बंगाल में वर्षा हो रही है, उड़ीसा में वो हो रही है। तो उसके पीछे क्या कारण है कि छोटे छोटे बंगाल की खाड़ी पे अवदाब उत्पन्न हो गए हैं, इस कारण से उसका प्रभाव तटीय इलाकों में हो रहा है, और जो वर्षा की मात्रा है वो बढ़ जा रही है। इन अभी हम बताएंगे उसका उत्पन्न होने का कारण वही है, जो पश्चिमी जेट प्रवाह तिब्बत के पठार के कारण जिसका दो शाखा हो जा रहा है, वही शाखा पूरब की तरफ मुड़ जा रही है। समझ गए, तो उसी को हम लोग पूर्वी जेट का नाम दे देते हैं, वो अस्थायी होता है। पूर्वी जेट मतलब क्या होगा कि वो गर्मी में तो है, जाड़े में उसका प्रभाव नहीं है। पूर्वी जेट सिर्फ और सिर्फ भारत में ही है और जाड़े में इसका प्रभाव नहीं है। समझ गए, पूर्वी जेट जैसे ही बढ़ेगा ना, तो बताता जो इसके बारे में लिखा गया है कि जैसे जैसे वो अरब सागर की तरफ बढ़ेगी, अरब सागर, तो स्थल की हवाओं को अपनी ओर खींचना शुरू कर देती है पूर्वी जेट के कारण। तो जैसे ही स्थल की हवा को अपनी ओर वो विशेषता लेते जाती है, तो स्थल पे एक बहुत ज्यादा हाई लो प्रेशर बन जाता है। यही कारण है कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो अब तेजी से भारत की तरफ अंदर प्रवेश करना शुरू कर देता है। ये सब अभी बताएंगे आपको, ठीक है। मानसून की चर्चा हम लोग कल करेंगे ना, तो उसमें इसको और अच्छे से बताएंगे।
इसका प्रभाव है भारत के मानसून पे? भारत के मानसून पे पश्चिमी जेट का प्रभाव है या पूर्वी जेट का? पूर्वी जेट का। पूर्वी जेट के कारण भारत में एक तेजी से लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाता है। अभी कल वाले क्लास में जब हम मानसून पढ़ाएंगे तो उसमें पूर्वी जेट का पूरा प्रभाव बताएंगे। इनका मिटाने वाला सिस्टम ही खराब हो गया है। अब आप लोग इतना जब पढ़ लिए हैं तो गर्मी के बारे में आकलन कर सकते हैं थोड़ा बहुत, क्या तापमान रहेगा, क्या वर्षा रहेगा, थोड़ा बहुत आकलन कर सकते हैं। हम बताएंगे, वैसे सब अभी बता रहे हैं। अब जैसे गर्मी आ गया है ना, तो ग्रीष्म ऋतु में धरातलीय वायुदाब की क्या स्थिति रहेगी? ठीक है, धरातल पे वायुदाब कैसा रहेगा? लो प्रेशर धीरे धीरे क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। एक समय इसके बारे में एक और इसकी व्याख्या और अच्छे से कब होगी? ITC-Z आप लोग पढ़ेंगे तब। ITC-Z, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, है ना, ITC-Z। तो इस जोन का तात्पर्य क्या हो गया? इस जोन का तात्पर्य हो गया जैसे विषुवत रेखा है, इस विषुवत रेखा के दोनों ओर मान लीजिए 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, ये पूरा का पूरा शांत क्षेत्र होता है, इसी को डोल्ड्रम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र होता है ये शांत क्षेत्र है। जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे इस पेटी का उत्तर की तरफ खिसकाव होना शुरू हो जाता है, और एक समय गर्मी में ऐसा आता है कि इस क्षेत्र का जो खिसकाव है वो भारत में 25 डिग्री नॉर्थ अक्षांश तक हो जाता है। यानी कि ये जो फिलहाल 5 डिग्री तक है, गर्मी के प्रभाव से, ताप के प्रभाव से इसका उत्तर की तरफ खिसकाव होना शुरू हो जाता है ना। और जैसे ही ये इंट्रा ट्रॉपिकल जोन का खिसकाव 25 डिग्री नॉर्थ तक हो जाता है तो भारत में एक तीव्र लो प्रेशर बेल्ट का निर्माण हो जाता है। बहुत सघन न्यून दाब का केंद्र विकसित हो जाता है, और जब न्यून दाब का केंद्र विकसित हो गया तो ये अरब सागर की हवाओं को खींचना शुरू कर देता है। ये इंट्रा ट्रॉपिकल जोन का विस्तार 25 डिग्री तक हो जाता है तो ये बहुत तेजी से बहुत तीव्र लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है, और जब बहुत तीव्र लो प्रेशर बेल्ट बन जाएगा तो अरब सागर की हवाओं को अपनी ओर खींचना शुरू कर देता है। यही कारण है कि जो दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन है अब वो विषुवत रेखा को पार करके भारत की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, मतलब इस जोन का इतना ज्यादा प्रभाव है कि अब वो विषुवत रेखा को पार करके, मतलब दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन का जो अधिकतम विस्तार कहाँ तक होता है? 0 डिग्री तक होता है। 0 डिग्री तक, यानी कि 23.5 डिग्री साउथ से लेकर के 0 डिग्री तक ये हवा चल रही है। लेकिन नॉर्थ में इतना ना ज्यादा लो प्रेशर हो गया कि अब ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन विषुवत रेखा को पार करके उत्तरी गोलार्ध में पहुंच जाती है, और जब उत्तरी गोलार्ध में पहुंचेगी तो इसकी जो दिशा है वो दक्षिण पश्चिम की तरफ हो जाती है। यही कारण है कि जब ये लो प्रेशर जब बहुत सघन हो जाता है तो इन हवाओं को अपनी ओर खींचना शुरू कर देता है, और यही कारण है कि मानसूनी हवा के रूप में यह हवा भारत में प्रवेश करना शुरू कर देती है। तो एनसीईआरटी निकाल करके आप लोग ITC-Z का जरा आप लोग पढ़िएगा, अभी पढ़ लीजिए ITC-Z। अब आपको समझ में आ जाएगा, अब आसानी से समझ में आ जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि आप लोग को अगर यूपीएससी भी देना है तो 11th क्लास का एनसीईआरटी का जो जलवायु वो पढ़ना जरूरी है, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि सब नाम आपके लिए नया है। और यकीन मानिए ITC पे बीपी से सवाल कभी भी बना सकती है। कुछ नया नया टर्म्स है वो आपको जानना जरूरी है, जैसे ला नीना है। अब ला नीना के कारण भारत में बाढ़ आता है या सूखा आता है? नहीं, बाढ़। हाँ, एल नीनो के कारण भारत में सूखा। जिस समय भारत एल नीनो से प्रभावित हो जाएगा तो समझिए कि सूखे की स्थिति विकराल हो जाएगी। अब देखिए साउथ बिहार में सूखा पड़ता है, क्या एल नीनो से जोड़ के सवाल नहीं पूछा जा सकता है? पूछा जा सकता है। अगर अच्छा सवाल बने तो एल नीनो पे तो हर साल व्याख्या आ रहा है, हर बार दैनिक भास्कर में, जागरण में, प्रभात खबर में एल नीनो पे चर्चा किया जा रहा है कि भारत में सूखा पड़ेगा तो उसके पीछे एल नीनो की भूमिका ज्यादा है, प्रभावी। आज के समय इसी कारण से सूखा का व्याख्या किया जा रहा है, मतलब यही मेन फैक्टर है सूखे का। तो एनसीईआरटी ओपन करके आप लोग 11th का जरूर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
अब कल बताते हैं आप लोगों को। छोड़ दें? इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि मोटा मोटी इसको आप लोग समझ लीजिएगा और एक बार पढ़ करके आइए एक बार। अच्छा देखिए, इतना समझाने जो समझाना रहा वो हम किसी का सहारा लिए, सब कॉन्सेप्ट बना हुआ है, तो ठीक वैसे ही आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आ जाएगा। कुछ पॉइंट भी मालूम चलेगा तो आप लोग बना दीजिएगा। जैसे एग्जाम देने गए, उसमें विकल्प दिख जाएगा, तो कम से कम आप लोग ये नहीं कहेंगे कि पश्चिमी विक्षोभ से कर्नाटक में वर्षा होती है। क्या कह देंगे? पश्चिमी विक्षोभ से कर्नाटक में वर्षा होती है। सही है गलत है? गलत है। तो एक बार आप लोग एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, ठीक है बहुत आसान। लेकिन सब इसमें कॉन्सेप्चुअल है। यहाँ पे आपको पर्वत की ऊंचाई नहीं पढ़ना है, चोटी नहीं पढ़ना है, सब कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है ना। नदी में कितना लेंदी हो गया था? उद्गम, मोहाना, सहायक नदी, और ये आसान है। इसमें एक बार थोड़ा मेहनत कर दिए, 1 आध घंटा के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है।